Hello friends, welcome to Chauhan sir's history optional classes. This is Vishal Chauhan and in our history optional series आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली. सो वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी तक जितने भी प्रीवियस टॉपिक हमने कवर किए हैं मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैंने साथ में प्रोवाइड किए मेक श्योर दैट यू राइट आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस आल्सो. ऑलराइट. So now let us start with today's topic, but first let me give you a brief, एक बार recap दूं अभी तक हमने क्या पढ़ा. Right, so now let us begin with today's topic. So unification होना शुरू हो गया है. Unification. First we will study the unification of Italy. Then after that we will study the unification of Germany. Right. So what was the need? कहाँ से ये नीड पैदा हुई यूरोप में यूनिफिकेशन करने की. सो आई होप दोज हु हैव वॉच द प्रीवियस सेशंस अच्छे से अभी तक की कहानी आप लोग समझते हैं. राइट. द एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड देन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. राइट. दीज इंस्टिल्ड सम आइडियाज इनटू द माइंड्स ऑफ यूरोपियंस. द आइडियोलॉजीज ऑफ नेशनलिज्म, ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, ऑफ रिप्रेजेंटेशन and the class conflict therein. So I hope ये सभी कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद होंगे अभी तक जो हमने पढ़ा था. राइट. कि किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते, नॉट जस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स जो आइडियोलॉजी नेशनलिज्म का जो आइडिया ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैल गया धीरे धीरे, इवेंचुअली दैट रिजल्टेड इनटू यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. वो नेशनलिज्म, वो यूनिफिकेशन, वो यूनिफाइड होने का आइडिया धीरे धीरे इटली और जर्मनी तक भी पहुंचा. राइट. तो उसे समझने के लिए हमने ऑलरेडी कुछ रेवोल्यूशंस को देखा. राइट. पहले तो हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान नेपोलियन ने एक्सपोर्ट किया in the neighboring region, right? Because French Revolution कहाँ हो रहा है? It is in the Western European region, right? So here is France. So France के बाद Napoleonic, and during the French Revolution and during the Napoleonic Wars, these ideologies, these modern nation state बनाने की जो ideology है based on nationalism, ये idea अब धीरे धीरे यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा है. right? तो ये कहाँ कहाँ पहुंचा? नीदरलैंड्स, Belgium, then the Germanic states, right? Because Napoleon formed the Rhine Confederation, right? Then the Italian states, Spain and Portugal, Prussia, Austrian Hungarian states, right? Ottoman Empire के अंदर जो states थे, and Russia के अराउंड, right? और ऊपर जो Scandinavian countries हैं, नॉर्वे, स्वीडन, right? तो ये सभी आइडियाज अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट हो रहे हैं रेस्ट ऑफ द यूरोप में. आई होप प्रीवियस सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे, सो दिस विल मेक मोर सेंस. मैं अभी जस्ट एक बार आपको बहुत ऊपर ऊपर से एक बार रिकैप करा दे रहा हूं बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन ग्रेट डिटेल्स. राइट. देन कम्स द कांग्रेस ऑफ वियना, राइट, दैट ट्राइड टू एस्टेब्लिश द मेटरनिक सिस्टम. ये जो तूफान लेकर आया था नेपोलियन एक वॉर अपने साथ, जो नया ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी नेपोलियन द्वारा, अब ओल्ड ऑर्डर की कोशिश थी कि वापस जो है वो एंशिएंट रिजीम रीएस्टेब्लिश किया जाए. सो मेटरनिक सिस्टम आता है आगे. बट हमने देखा कि विद द रिवॉल्ट ऑफ 1820s एंड देन द 1830s एंड फाइनली विद द रिवॉल्ट ऑफ 1848, मेटरनिक सिस्टम जो है वो पूरी तरह अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर सका. एक जगह पर आप देख पाएंगे मेटरनिक की कामयाबी, वो है कि बड़े लेवल पर यूरोप में विद इन द यूरोप वॉर नहीं हुआ लगभग 3 डेकेड्स तक. दैट एंडेड विद द क्रीमियन वॉर, दैट स्ट्रीक ऑफ पीस, इट एंडेड विद द क्रीमियन वॉर, राइट. बट तब तक रिवॉल्ट्स बहुत हुए, काउंटर रेवोल्यूशंस बहुत हुई, बट स्टेट्स आपस में नहीं लड़ रही थी. तो एक बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने की कोशिश जो मेटरनिक ने करी वो कामयाब रही.
बट 1848 की रेवोल्यूशन के बाद हम समझते ही हैं दैट फाइनली मेटरनिक हैड टू फ्ली ऑस्ट्रिया, राइट। एंड इसके बाद प्रोसेस जो है वो शुरू होगा सेंट्रल यूरोप में यूनिफिकेशन करने का। टिल दिस पॉइंट वेस्टर्न यूरोप में एंड स्पेशली ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ बेल्जियम, यहां पर मॉडर्न आइडियोलॉजी या नया ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा। सो आई होप दोज हु हैव अटेंडेड माय प्रीवियस सेशंस दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड ऑर्डर एंड द न्यू ऑर्डर, राइट। देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड ऑर्डर एंड न्यू ऑर्डर। हमारी जो, अगर हम अपनी स्पीशीज की बात करें, राइट, सो जब से हमारी नोन हिस्ट्री है, वी आर इन कॉन्स्टेंट फेज ऑफ ट्रांजिशन, वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमारी सोसाइटी, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, हमारे इकोनॉमिक मीन्स, हमारी टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और बहुत तेजी से चेंज हो रही है, स्पेशली लास्ट 10,000 ईयर्स से। और उन 10,000 ईयर्स में भी देन लास्ट 2,000 ईयर्स एंड देन उन लास्ट 2,000 ईयर्स में भी स्पेशली लास्ट 200 ईयर्स में बहुत तेजी से, और लास्ट 200 ईयर्स में भी आप कह सकते हैं लास्ट 20 ईयर्स में बहुत तेजी से चेंज हुई है टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, पॉलिटिकल, सोशल, बहुत सारे चेंजेस हुए। सो ओल्ड ऑर्डर को हमेशा नया ऑर्डर जो है वो रिमूव करता चलेगा, ये हम अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट, जो कि पहले होगा वेस्टर्न यूरोप में एंड देन सेंट्रल यूरोप में आएगी बारी। नाउ आई होप आप लोगों को प्रीवियस सेशन आपने अच्छे से देखे होंगे। तो सेंट्रल यूरोप में ओल्ड ऑर्डर अपने आप को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल यूरोप में किसके पास थी? ऑस्ट्रिया की, राइट। जो जर्मैनिक कन्फेडरेशन बनाई गई थी, 39 स्टेट्स की, कोशिश किया गया था कि जर्मनी यूनिफाई ना हो, और इटली को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था ताकि इटली भी यूनिफाइड ना हो। अब क्या होगा? सेंट्रल यूरोप में यूनिफिकेशन शुरू होगा, राइट। फ्रॉम 1848 के बाद 1870 तक what we will observe unification in the central Europe, right? So I hope in the previous sessions आपने ये अच्छे से टाइमलाइन जो है वो समझी है। फर्स्ट टाइम what happened in the 18th century, then in the 19th century, and then in the 20th century। ये टाइमलाइंस आपको अच्छे से याद होंगी मेजर इवेंट्स की, राइट। यहां पर आइडियाज डेवलप होंगे जिनको एग्जीक्यूट किया जाएगा अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में, राइट। देन वो आइडियाज धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द यूरोप में फैलेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम 1815 to 1848, then 1848 to 1870, and then 1870 onwards till World War I, and then in 20th century the Great War and the World War II, and then the Cold War, and then till the present situation, and finally the 21st century। सो ये टाइमलाइन मैंने पहले भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करी है। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस सेशंस। नाउ अब थोड़ा सा डिक्रिप्ट करना शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज जो हमें पढ़ना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो क्या कहा मैंने आपको? फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियाज निकले, नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान जो प्रोपोगेट हुए रेस्ट ऑफ द यूरोप में, एंड देन द रिवॉल्ट्स ऑफ 1820s, 1830s एंड फाइनली 1848 तक आते आते नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी जो स्ट्रेंथ पकड़ लेगी सेंट्रल यूरोप में, दैट विल इवेंचुअली एंड कंबाइंड विद अदर many other factors will eventually result into unification of Italy, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, स्टेटमेंट्स के माध्यम से डिटेल में समझते हैं पूरी कहानी। सो नेशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन मूवमेंट पढ़ना है हमें। फर्स्ट वी विल स्टडी द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देन वी विल कवर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट। Now, finally, the feeling of nationalism could not be suppressed, and Italy and Germany were unified into independent nations. So, Central Europe में अब strong powers बनेंगे, नए powers आएंगे Central Europe में. That will those powers in Central Europe जो कि नई नई form हुई हैं, they will
start engaging into the competition of imperialism. आई होप ये इंपेरियलिज्म वाला एंगल जो मैंने प्रीवियस सेशंस में समझाया था आपको याद होगा. डोंट वरी, जब एक बार यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसको फिर से लेकर आएंगे. इंपेरियलिज्म एज एन आइडियोलॉजी अलग से समझाऊंगा. अभी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं कवर किया. अभी हमने इन दिस बिटवीन दिस पीरियड अभी आइडियोलॉजीज डेवलप हो रही है यहाँ पर, राइट. सो पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक अलग से समझ लेंगे. आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक बार हम एंटर करेंगे अब आइडियोलॉजीज में. इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे पहले एंड देन मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म या सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, राइट. ओके, सो यूनिफिकेशन ऑफ इटली. सबसे पहले व्हाट वर द हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस historical consciousness behind the unification of Italy. So Italian region had a consciousness of unity right from the time of Roman Empire and that of Renaissance. So presently what we know as Italy, देखिए eventually Italy got unified, right. तो to unify something कोई बाइंडिंग फोर्स होना जरूरी है, राइट. एंड बाइंडिंग फोर्स के लिए लुकिंग फॉर पास्ट ग्लोरी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ. इनफैक्ट इट वाज इन प्ले इन 18th सेंचुरी ओनली, राइट. कि इनफैक्ट रेनेसांस है ये पास्ट ग्लोरी की तरफ देखो अपनी, और वहां से जो है वो एक आइडियल स्टेट की इमेज निकाल कर लाओ और ट्राई टू अचीव दैट, राइट. सो ये एक कॉमन ग्राउंड इटली में डेवलप हुआ धीरे धीरे, और इटालियन लोगों में वो पहले से भावना थी दैट दे वर रोमन्स, राइट. वंस दे यूज्ड टू रूल द रीजन दैट इज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, होल ऑफ द रीजन, राइट. नॉर्थ में यूनाइटेड जो ब्रिटिश आइल्स जो हैं ऑलमोस्ट उसका हाफ यानी इंग्लैंड, मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया तक जो है वो रोमन्स का रूल था, राइट. इन एंड अराउंड द मेडिटेरेनियन, होल ऑफ द मेडिटेरेनियन सी. देन साउथ ऑफ द मेडिटेरेनियन सी दे हैड कंट्रोल ओवर द मेजर पोर्ट्स अराउंड रेड सी, राइट. जो अलेक्जेंड्रिया है, लेटर इट केम टू बी नोन एज कायरो, राइट, वो तो उनके कंट्रोल में था ही. सो Italians, they had that feeling that once we used to rule over vast regions, right. And not just that, they had control over Constantinople also. Byzantine Empire उसको कह दिया जाता है, but that is, I don't think कि correct terminology है. That was actually the Roman Empire. उसको Eastern Roman Empire या Later Roman Empire आप कह सकते हैं. Byzantine कहना उसको पूरी तरह ठीक नहीं रहेगा. Nevertheless, they had that Italian people had that historical consciousness. क्योंकि समझ रहे हैं ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक वॉर से धीरे धीरे नेपोलियन ने कैसे अपनी आर्मी को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया. क्योंकि नेपोलियन ने अपनी जनता को कहा कि हम फ्रेंच हैं, राइट. हम फ्रेंच हैं, हमारी हिस्ट्री इस तरह की है, हम एलीट लोग हैं, और हम समझ रहे, उनके अंदर वो एक प्राइड की भावना जो है नेपोलियन ने जगाई कि हम ही थे, तभी हमने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन करी और एंशिएंट रिजीम का तख्ता पलट किया. बट जैसे जैसे नेपोलियन आगे बढ़ता है, राइट, और इटली में एंटर करता है, तो ये आइडियोलॉजीज, क्योंकि इटली में भी फ्रेंच रिपब्लिक जो है वो अपनी पोजीशन बनाता है, किंगडम ऑफ इटली बनता है, इसका नेपोलियन खुद शासक बन जाता है. अपने परिवार वालों को वो जो सदर्न स्टेट्स रही इटली की उन पर शासन करने के लिए बिठा देता है. तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियोलॉजीज हैं वो धीरे धीरे नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इटली में भी पहुंची. और ऑलरेडी इटालियन लोगों के दिमाग में वो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस था दैट वंस दे यूज्ड टू रूल होल ऑफ द मेडिटेरेनियन, राइट. इसीलिए हमें देखने को मिलेगा कि फाइनली जब इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इटालियन रूलर्स विल देन स्टार्ट टू लुक टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन रीजन. That once we used to rule whole of this region, so we are supposed to capture whole of this region again. So imperialistic जो motivations हैं उसको यही पुरानी जो historical consciousness है fuel करेगी after unification of Italy. We will study that in separate chapters. Imperialism जब हम पढ़ेंगे, right. तो पहला तो कारण है कि historical consciousness जो है वो इटालियन, जैसे जैसे नेशनलिज्म का आइडिया इटालियन लोगों में आता रहा वैसे वैसे historical consciousness भी
एंड नॉट जस्ट दैट, रेनेसां के टाइम से ही वो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस मौजूद थी, बट वो स्ट्रांग होती गई जैसे जैसे नेशनलिज्म का आइडिया प्रमोट होता गया। अब देखिए इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बड़ा रोल है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बताया, हिस्ट्री इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। सो जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती गई, आर्ट, लिटरेचर, भाषण, लोगों के आर्टिकल्स, फेमस लीडर्स के, जैसे जैसे प्रिंट मीडिया स्ट्रांग होता गया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया यूरोप में, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन 1815 के बाद बढ़ा, तो स्पेशली 1820 के बाद बढ़ा, और धीरे धीरे प्रिंट मीडिया और भी कई माध्यम से धीरे धीरे जो है वो कॉन्शियसनेस जागा इटालियन लोगों में, राइट। खैर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो एंगल है वो अलग से चैप्टर में पढ़ा दूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये नेशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन मूवमेंट्स पर क्या असर है, या फॉर दैट मैटर इंडस्ट्रियलाइजेशन का टोटल मतलब पूरा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल क्या असर रहा यूरोप पर, नॉट जस्ट यूरोप बट होल ऑफ द वर्ल्ड, 18th एज वेल एज 19th सेंचुरी में, ठीक है। देन सेकंड, देयर इज अ रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, राइट। सो इस मैच से आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। सो दिस इज इटली इन 1810, right, that means during the period of Napoleon. Now this was the Italy before all this happened, right, before the Napoleonic wars, or let's say this was during the French Revolution. This was the Italy of that time. Now Italy, as you can see, that Italy is not a one unified state, rather it was, as Metternich said, it was a mere geographical expression. So इस समय एक geographical expression है that this peninsula, this sunny peninsula, this boot is Italy, right, because they speak. Now there is no cultural unification because Italy is being ruled by many. Italy जो है वो बहुत सारे different dynasties और different states द्वारा rule किया जा रहा है. Here is Kingdom of Sardinia, the house is Savoy, right. Corsica was part of France. This Republic of Venice was it was in influence of Austria. Then Republic of Genoa was again under the influence of Austria, in France. Here the Lucca was under the influence of, Republic of Lucca was under the influence of Austria. Then this Parma, Modena, Trent, they were under the control of Austria or influence of Austria. Here the papal states, they were under the influence of Pope. And finally the kingdom of the two Sicilies or Naples, this is Naples and this is Sicily or Sicily, right. देखिए Napoleon is the lion of the Naples, right. And here the Venetian Dalmatia, or this was region of Venice. Venice was weak, right. Politically it was weak, commercially it was very successful. These two cities, Genoa and Venice, right. And not just that, it is the northern Italy that got industrialized first, because it is a relatively colder region and here it is relatively warmer. So southern Italy जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा था, ज़्यादा फ्यूडल था इन नेचर. खैर उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम अलग से करेंगे जब हम काबूर की बात करेंगे. Nevertheless, this was the Italy before नेपोलियन एंटर करेगा, उससे पहले का है, राइट. फिर एंटर करेगा नेपोलियन एंड फाइनली नेपोलियन विल, इतनी जो टेरिटरी है, ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एम्पायर. ये डायरेक्टली फ्रेंच एम्पायर के अंडर है. दिस रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इटली इज कन्वर्टेड इनटू किंगडम ऑफ इटली, जिसका रूलर नेपोलियन ने खुद को डिक्लेयर किया. एंड देन किंगडम ऑफ नेपल्स एंड किंगडम ऑफ सिसिली, यहां पर नेपोलियन ने अपने रिश्तेदारों को बिठाया, राइट. एंड ये सभी जो है वो किसके अगेंस्ट खड़ा किया उसने, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, राइट. और ऑस्ट्रिया को भी काफी बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस तो है वो किया ही था नेपोलियन ने, मल्टीपल ट्रीटीज के चलते. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट इन प्रीवियस सेशंस. सो नेपोलियनिक वॉर तो हुआ क्या यहां पर, रिपब्लिक्स एस्टेब्लिश हुए, राइट. या जो फ्रांस में आइडियोलॉजी चल रही थी उसका इन्फ्लुएंस यहां पर आया.
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते जो एंशियंट रिजीम है यानी जो एरिस्टोक्रेसी है उसका इन्फ्लुएंस ना के बराबर चल रह गया था, बहुत कम हो गया था उसका इन्फ्लुएंस, राइट। दैट मीन्स ड्यूरिंग, अब नेपोलियन को लोग पसंद नहीं कर रहे थे इटली में, राइट, क्योंकि इटालियन लोगों को लग रहा था कि जबरदस्ती हम पर रूल कर रहा है नेपोलियन। नेवरदलेस ये आइडिया इटालियन लोगों के मन में बैठा दैट दे आर, दैट एरिस्टोक्रेसी इज नॉट अबव देम, दे आर ऑल ह्यूमन, दे आर ऑल इक्वल। सो इक्वालिटी का आइडिया जो है वो पहुंचा लोगों के पास, और नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो पहुंचा लोगों के पास, या और स्ट्रांग हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स, राइट। क्यों? बिकॉज जो रीजन इटली का नेपोलियन के अंडर रूल कर रहा था वहां पर वही फ्रांस के जो मॉडर्न आइडियाज है अप्लाई किए जा रहे थे, यानी मेरिट के बेसिस पर पोजीशंस दी जा रही थी, राइट। भले ही गवर्नमेंट कितनी भी करप्ट हो, लेकिन पहले जैसा था कि एरिस्टोक्रेट्स को ही आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, ऐसा नहीं था। तो अब एक इक्वालिटी की भावना जो है वो लोगों में आनी शुरू हुई, एंड वंस दे, अब एक बार जब लोगों ने ये रिपब्लिक या जो मॉडर्न आइडियाज हैं उनका टेस्ट जब चख लिया, तो आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू, राइट, एंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ और द कांग्रेस ऑफ वियना, जो वापस तोड़ दिया गया। देखिए, पहले इटली टूटा हुआ था कई छोटे छोटे टुकड़ों में, नेपोलियन ने रिलेटिवली बड़े चंक्स में उसको जोड़ दिया, नेपोलियन के बाद फिर से वो छोटे छोटे टुकड़ों में कांग्रेस ऑफ वियना ने तोड़ दिया। लेकिन नेपोलियन के शासन में जो आइडिया लोगों के मन में घुस गया, नेशनलिज्म का आइडिया जो प्लांट हो गया, राइट, रिपब्लिक्स एस्टेब्लिश करना या रिपब्लिक्स कितनी बेटर है मोनार्की से, ये आइडिया जो लोगों के दिमाग में प्लांट हो गया, वो आइडिया फिर बाहर नहीं निकल पाया। एंड विद द सब्सिक्वेंट रेवोल्यूशंस ऑफ 1820s, 1830s एंड फाइनली 1848, वो आइडिया फर्दर स्ट्रॉन्ग होता ही गया, राइट, एंड इवेंचुअली इट रिजल्टेड इनटू यूनिफिकेशन ऑफ इटली, राइट। सो द कांग्रेस ऑफ वियना, Piedmont, Sardinia, under the House of Savoy, right? This Milan and Lombardy, so Lombardy and Venetia, under the influence of Austria, right? Parma, Modena, Tuscany, under the influence of Austria, although they placed the मतलब जो उन्होंने वापस मोनार्कीज यहाँ पर एस्टेब्लिश करी रिपब्लिक्स को हटाकर, राइट, पेपल स्टेट में वापस पोप को एस्टेब्लिश किया, किंगडम ऑफ टू सिचिलीज, नेपल्स एंड सिचिली, यहाँ पर वापस हाउस ऑफ बर्बन को यहाँ पर फिर से इंस्टॉल किया गया, राइट। सो मोनार्की वापस एस्टेब्लिश हो गई। बट दीज मोनार्कीज धीरे धीरे क्या होगा, इन मोनार्कीज के अंडर जो लोग हैं उनके अंदर विद द सब्सिक्वेंट रेवोल्यूशन नेशनलिज्म, इक्वालिटी, इंडिविजुअलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, ये जो नए आइडियाज हैं ये स्ट्रांग होते चले गए, राइट। सो दिस इज इटली इन 1815, एंड देन फाइनली विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली दिस विल बी द यूनिफाइड इटली। इसको थोड़ी देर में आगे समझेंगे, राइट। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट? आफ्टर कैप्चरिंग इटली, नेपोलियन रीऑर्गेनाइज्ड द रीजन एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंस्टीट्यूशंस, राइट। एंशिएंट रिजीम को हटाकर नए इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट्स एस्टेब्लिश करे, नए ऑफिसेज एस्टेब्लिश करे जहां पर मेरिट बेस पर पोजीशंस जो है वो मिल रही थी, राइट। द फॉर्मर इंस्टिल्ड यूनिटी इन द रीजन व्हाइल द लेटर क्रिएटेड रिएक्शन व्हिच फाइनली डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ इटालियन नेशनलिज्म। फॉर्मर बीइंग द हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, इट इंस्टिल्ड यूनिटी that we are the people of Italy, we are the Romans, we have a loss, once we had a great civilization, right, a great empire. So ये एक यूनिटी की भावना लोगों के अंदर लेकर आ रही है। Why is that? Because Italy was divided, because Italy was ruled by many different houses, right, especially three main, कई तरह की डिफरेंट, लाइक पोप रूल कर रहा था, ठीक है, फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था, इटालियंस का इन्फ्लुएंस था, राइट, जर्मन्स का इन्फ्लुएंस था, ऑस्ट्रियंस का, इटालियंस सेल्फ का इन्फ्लुएंस तो था ही, स्पेशली इन द सदर्न स्टेट्स, राइट। बट उसके अलावा हैब्सबर्ग है, बर्बन है,
इनफैक्ट वाइकिंग्स तक का इन्फ्लुएंस था यहां पर। सो जो रूल कर रहा है, लाइक फ्रांस के आसपास वाला जो एरिया है वो फ्रेंच अटायर, फ्रेंच फैशन, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच कुजीन, यानी यहां पर फ्रेंच जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जो ऑस्ट्रिया के नजदीक है वहां पर जर्मन इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जो ऑटोमन के नजदीक है वहां पर ऑटोमन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जो स्पेन के नजदीक है वहां पर स्पेनिश इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और यहां पर बीच में पोप या क्लर्जी या बेसिकली रोमन कैथोलिक्स या चर्च का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो एक इटालियन भावना जो है वो, मतलब बीइंग इटालियन, एक यूनिफाइड इटालियन कल्चर वाज नॉट प्रेजेंट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज that a unified Italian culture was not present, a unified Italian language was not present, right? Because here the people of Milan, they had very different dialects than the people of Sicily. They were speaking Latin, right? They were speaking Latin languages, but their dialects varied. Here there was more influence of France, here there was more influence of Spanish. Both are Latin languages or romantic languages, right? But their डायलेक्ट्स आर डिफरेंट, देयर कल्चर्स आर डिफरेंट. यहां पर मौसम ठंडा है, यहां पर मौसम गर्म है, ये एग्रीकल्चरल बेस्ड है, यहां पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, यहां पर ट्रेड ज्यादा हो रहा है, यहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है, राइट? सो देयर वाज अ कल्चरल डिफरेंस, देयर वाज अ लिंग्विस्टिक डिफरेंस. Nevertheless, there was a feeling of unity due to Renaissance and due to the रेनेसांस है, जो रोमन एम्पायर, जो लॉस्ट ग्लोरी है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज लोगों को जो मिली, राइट? एंड देन नेपोलियन ने जो रिएक्शन पैदा किया लोगों के अंदर, फॉर रिएक्शन फॉर व्हाट? रिएक्शन फॉर चेंज बैक, चेंज टू एस्टेब्लिश रिपब्लिक. मोनार्कीज हटाओ, रिपब्लिक्स लाओ, राइट? एरिस्टोक्रेसी, एंशिएंट रिजीम हटाओ, न्यू ऑर्डर लेकर आओ, right? So the former instilled unity in the region while the later created reaction which finally developed in the form of Italian nationalism. Then third, the role of Vienna Congress. As I have told you that Italy was divided into various different states, and those various different states were under influence of various different houses, royal houses of Europe, right? And various different cultures. Now Napoleon tried to unify them, but after the fall of Napoleon, it was not in the best interest of the European powers that Italy or any other Central European or Eastern European power they get unified or they get वो strong हो जाए. ये इंटरेस्ट में नहीं था बिग फोर के, राइट? सो द रोल ऑफ वियना कांग्रेस क्या? इट कॉन्शियसली डिवाइडेड इटली इन ऑर्डर टू मेक it in Metternich's term merely a geographical expression. So Metternich said that Italy should be merely a geographic expression, which it was after 1815, right? Because it was so divided, it was hard to unify it. बहुत मुश्किल था इसको यूनिफाई करना, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे. Then in Italy, Piedmont Sardinia was a powerful state. Piedmont Sardinia was under the House of Savoy. Now Piedmont Sardinia was a powerful state because it had support of France कहीं ना कहीं, right? And it had influence over Genoa, और Genoa जो है वो काफी लंबे समय से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट रहा है, ठीक है? Now it was ruled by the House of Savoy. The Vienna Congress separated the region of Lombardy and Venetia in northern Italy and placed it under the control of Austria. In central India, Parma, Modena and Tuscany were put under control of Habsburgs. So Austrians are Austrian Habsburg. Spanish houses also were, it was also Habsburg house, right? Royal house जो है वो यहाँ पर भी Habsburg था. Now some region in this area was also put under the control of Pope of Rome, so that the northern and the southern part would remain divided. So तीन पार्ट में बांट दिया, right? सो तीन पार्ट में बांट दिया हमने, देखा ही. नॉर्दर्न पार्ट
At one side Piedmont, Sardinia, other side Lombardy and Venetia under influence of Austria, right? Then here Parma, Modena, Tuscany under influence of Habsburg, and which was in effect under influence of Austria. Then बीच में Papal States and last में Kingdom of Sicily. ये तीन हिस्से में बांट दिया, right? Now in the southern part Naples and Sicily were put under the Bourbon kings. So ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन हुआ क्या, वियना कांग्रेस ने तोड़ने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हो सके वो. क्यों? क्योंकि वो नेशनलिज्म के आइडिया, देखो चेंज वाज इनएविटेबल एंड चेंज नॉट वाज, चेंज इज इनएविटेबल. बदलाव तो आना ही है. और बदलाव क्या था कि अब लोगों के अंदर, याद होगा आप लोगों को, व्हाट वाज द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, राइट? व्हाट वर द इकोनॉमिकल चेंजेस. क्या चेंज क्या है, कहां से शुरू हो रहे हैं? इकोनॉमिकल चेंजेस रिजल्टेड इनटू social change, resulted into a class conflict, that resulted into an ideological change, that resulted into a political change. Finally the political change was unification of Italy. I hope ये पूरा प्रोसेस आप अच्छे से समझते होंगे. I will not have to repeat myself in this case. And still if you have any doubt आप लोग आकर पूछ सकते हैं मुझसे. Now अब इटली को यूनिफाई तो करना है, but what were the obstacles in the way of unification of Italy? So पहला ऑब्स्टेकल क्या है? The division of Italy in three parts, that is northern, central and southern regions as described above, right? So पहला तो ये है कि Italy was divided, right? And people were not, and these divided different states, they were not happy with each other, especially the northern and the southern states है ना इटली में, right? जो सदर्न जो कि ज़्यादा एग्रीकल्चरल है और नॉर्दर्न जो कि ज़्यादा ट्रेड बेस्ड है. पहले ट्रेड बेस्ड है, इवेंचुअली इट विल गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड, राइट? सो जो नॉर्दर्नर्स हैं और जो सदर्न इटली है, आज तक इनके बीच में जो है वो एक खटास है, मतलब आपस में कंपटीशन है, एक डिस्टेस्ट है इनके बीच में, एक डिस्ट्रस्ट है इन दोनों रीजन्स के बीच में इटली के, राइट? और बीच में बिठा दिया पोप को ताकि नॉर्थ से साउथ कोई जा ना सके, क्योंकि कैथोलिक बीच में स्टेट है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कैथोलिक. पूरा नॉर्थ से साउथ तक सब कैथोलिक है. बीच में पोप को बिठा दिया तो नॉर्थ से साउथ नहीं जा पाएगा कोई, साउथ से नॉर्थ नहीं आ पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो डिवाइड एंड रूल. देन द इकोनॉमिक डिवीजन. द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इटली वाज इकोनॉमिकली मोर प्रॉस्परस देन द सदर्न रीजन, राइट? So if they are more prosperous, so why would they like to carry the weight of the southern states? वो क्यों southern state unify करके southern state का बोझ अपने सर पे उठाएंगे? वो अपने आप को अलग रखेंगे, ठीक है? Then there was cultural division. As I said, Italy was under influence of different houses, right? Right after the fall of, ये different houses के control में कहाँ गए? After the fall of Roman Empire, after the fall of the Western Roman Empire, राइट? जब एस्ट्रोगॉथ्स धीरे धीरे एंटर करेंगे, या जब जर्मैनिक ट्राइब्स धीरे धीरे एंटर करेंगी, राइट? और धीरे धीरे डिवाइड कर लेंगी इटली को, उसके बाद से इटली जो है वो फाइनली जाकर 19th सेंचुरी में यूनिफाई होगा. बीच में यस ब्रीफली जो लेटर रोमन एम्पायर है वो रिकैप्चर करने की कोशिश करता है इटली को, इटालियन पेनिनसुला को, but that was for a few decades, not even centuries. So there was cultural division. Cultural division एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. जब आप बात ही नहीं कर पाओगे, जब मिलान के लोग सिचिली के लोगों से या टस्कनी के लोग नेपल्स के लोगों से बात ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे बताएंगे, कैसे उनके मन में भावना आएगी that we are same and we are equal and we belong to the same region and we should work or we should cooperate with each other, that our goals are same. जब कल्चरल डिवीजन एक बहुत बड़ा कारण है. तो हुआ यही 1820s के बाद, जो नेशनलिस्ट थे, जो रिपब्लिक एस्टेब्लिश करना चाहते थे, जो नेशनलिस्ट थे इटली में, उन्होंने इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू किया कि इटली को
यूनिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक यूनिफाइड या एक कॉमन जो है वो ग्राउंड या कॉमन कल्चर जो है वो इटली में स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो इटालियन लैंग्वेज के ऊपर काम किया गया, इटालियन आर्ट के ऊपर काम किया गया, राइट। इटालियन, समझ रहे हैं, कॉमन डायलेक्ट्स ढूंढे गए या डिफरेंट डायलेक्ट्स को जोड़कर एक कॉमन लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई और वो सभी कॉमन लैंग्वेज इटालियन डायलेक्ट जो है वो पूरे इटली में पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश की गई, या एटलीस्ट उसके ऐसे वर्जन्स पूरे इटली में फैलाए जाएं जो कि सभी को समझ आ सके। So, मैंने आपको क्या कहा, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। हिस्ट्री इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जब आप जिस समय समझ जाओगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एटलीस्ट पॉलिटिकल चेंजेस को समझना। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस समय बहुत तेजी से फैल रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मिल्स लग रहे थे, राइट। मिल्स केवल कॉटन के मिल्स नहीं लग रहे थे या स्टील बनाने के मिल्स नहीं लग रहे थे, राइट। पेपर मिल्स भी, मतलब कहने का मतलब कि न्यूज़पेपर छप रहे थे, किताबें छप रही थी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी एक, आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल लेवल पर रेवोल्यूशन आया था कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूरोप में, और वो धीरे धीरे डेवलप होता गया। पहले पेपर आया, फिर ट्रांजिस्टर्स, रेडियो सेटअप आया, राइट, ट्रांजिस्टर्स आए, फिर टेलीफोन आया, फिर टेलीविजन आया, फिर इंटरनेट आया, और अब सोशल मीडिया है, राइट। धीरे धीरे अभी स्टारलिंक पर काम कर रहा है एलोन मस्क, ठीक है। हो सकता है देयर विल कम अ टाइम कि इंडिविजुअल सैटेलाइट्स का भी एक प्रावधान बन जाए, दैट यू कैन एटलीस्ट सब्सक्राइब टू सर्टेन टाइम की इस टाइम तक ये सैटेलाइट पर या इस तरह से एक्सेस आपका ही हो। खैर, दैट्स वे इन द फ्यूचर। Nevertheless, the thing is, there was cultural division in Italy at that time. The northern and the southern regions of Italy had some cultural differences as well. Not some, there were actually a lot cultural differences. Because northern Italy में towards west it was under influence of France. Towards east it was under influence of Austria. Right? In the central region it was under influence of Pope or Church. In the southern region towards Sicily it was under influence of Spain. Right, and Naples it was more under influence of Ottomans. So there was opposition from religious power, right. So as we have seen, there are some region of central Italy was under control of Pope of Rome, right. While the unification of Italy, control over this region was necessary, but intervention in the region of Pope would attract opposition of Catholic powers. तो मैंने आपको बताया ना, बीच में पोप को बिठा दिया। अब अगर यूनिफाई करना है तो नॉर्थ से साउथ जाना पड़ेगा या साउथ से नॉर्थ जाना पड़ेगा, यानी पोप के रीजन से गुजरना पड़ेगा। और पोप के रीजन में आप अगर आर्मी लेकर चलोगे, सो दैट मीन्स दैट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, एटलीस्ट दी कैथलिक क्रिश्चियनिटी जहां तक फैली हुई है। दैट मीन्स रशिया, सॉरी नॉट रशिया बट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया कुड कम टू एड, स्पेशली फ्रांस, जो कि आया भी, बिकॉज देयर विल कम अ टाइम इन बिटवीन आफ्टर 1848 पोप को कुछ समय के लिए भगा दिया जाए, खदेड़ दिया जाएगा पेपल स्टेट से, और रिपब्लिक ऑफ रोम एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। उस रिपब्लिक ऑफ रोम को हटाने के लिए एंड पोप को इंस्टॉल करने के लिए फ्रांस को अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी, और फ्रांस की आर्मी जो है वो काफी लंबे समय तक फिर स्टेशन रहेगी रोम में, बिकॉज फ्रेंच वर कैथलिक्स, राइट। फिर आप कहेंगे सर फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो रिलीजन हटा दिया था, नहीं, बट Napoleon had to reinstate or give some power to the Catholics, and after the fall of Napoleon, Catholics की पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई वापस, एंड लुई नेपोलियन थर्ड ने भी कैथलिक्स को काफी इन्फ्लुएंस दिया, राइट। नेक्स्ट इज इटली वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज, ठीक है। एक साइड सेवॉय है, एक साइड नॉर्थ में सेवॉय है, राइट। यहां पर क्या है, ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस है, इधर हैब्सबर्ग का इन्फ्लुएंस है, यहां पर पोप का इन्फ्लुएंस है, नीचे बर्बन्स का इन्फ्लुएंस है, राइट। सो देयर वर मेनी डिफरेंट डायनेस्टीज और उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे। बड़ा इंटरेस्ट तो यही था ना कि इटली को यूनिफाई होने नहीं देना, सेंट्रल यूरोप में यूनिफिकेशन या यूनिफाइड स्टेट होनी ही नहीं चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज दैट विल रिजल्ट इनटू कंपटीशन। कंपटीशन किसमें? इंपीरियलिज्म में कंपटीशन बन जाएगा। Thus, any attempt of unification would be opposed by, not by all of them, but obviously और प्लेयर्स कौन कौन से? ब्रिटेन है, प्रूशिया है, रशिया है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, डच है, राइट? ये सभी अपोज करेंगे यूनिफिकेशन का। नाउ इंटरफेरेंस फ्रॉम ऑस्ट्रियन एम्पायर, this was another major factor hindering the unification of Italy, because after the Congress of Vienna, it was Austrian Empire who had huge interest. They had interest over एक तो Venetia, Lombardy, right? Then जो Parma, Modena, Tuscany है, right? And then Naples पे या टू सिचिलीज पे काफी बड़ा इन्फ्लुएंस था ऑस्ट्रिया का, and they were dictating, right, that how these states will rule themselves. So unification बहुत मुश्किल था. Now few areas of Italy were under direct control of Austria while other were under the indirect control. Direct control में यहाँ पर Lombardy and Venetia. Then what were the issues related to the nature of unification? अब किस तरह का unification हो, अगर unification करना ही है तो, whether to establish a monarchy, यूनिफाई करके, या कोई एक मोनार्क जो है वो पूरे इटली को यूनिफाई कर लेगा, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी, या पोप के अंडर पूरा का पूरा इटली आएगा, या यहां पर एक रिपब्लिक एस्टेब्लिश होगा, राइट? सो अब अलग अलग, जैसे हमने फ्रांस में देखा ना, डिफरेंट पार्टीज डेवलप हो गई थी, वैसे ये डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो इटालियन स्टेट्स में डेवलप हो गए थे, राइट? ऑल्दो देयर वाज नो डाउट दैट यूनिफिकेशन इज टू बी कैरिड आउट, but there was a difference on the issue of nature of the unification, that is under whose leadership unification should be carried out. एक पार्टी थी monarchist, the monarchical government. Some aristocrats supported the idea of unified Italy under the monarch Piedmont Sardinia. Because out of all of these states, Piedmont Sardinia, the Italian state was the strongest, right? And eventually it was Piedmont Sardinia जिसके influence में इटली जो है वो पूरी तरह unify होगा भी, right? So पहला तो क्या है? मोनार्किस्ट है, पीडमॉन्ट सार्डिनिया के अंडर जो है वो एरिस्टोक्रेट्स कह रहे हैं कि भैया इटली को यूनिफाई कर लो बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. देन सेकंड, पेपल गवर्नमेंट. फ्यू रिलीजियस माइंडेड पीपल हेल्ड द व्यू दैट इटली शुड बी यूनिफाइड अंडर पोप ऑफ रोम, राइट? अब पोप एंड उनकी जो पूरी क्लर्जी वो तो चाहती है कि पूरा एक रोम जो है वो फिर से, इटली जो है वो फिर से किसके कंट्रोल में हो? पोप के कंट्रोल में हो. Then there were Republicans, a Republican government. A great Italian thinker Mazzini supported a Republican government, right? And there were other followers also. Initially Garibaldi, but then he chose a different path. Nevertheless, रिपब्लिक बनाने का आइडिया जो है वो फ्लोट हो रहा था इटली में, स्पेशली आफ्टर नेपोलियनिक वॉर्स, क्योंकि नेपोलियन ने वहां पर रिपब्लिक एस्टेब्लिश करे थे, राइट? ना ही टोल्ड हु? Mazzini told that united Italy should be a republic as it is the political trend in the country right from the time of Roman Empire. So Romans used to have a senate, and senate was an oligarchy, right? Although they used to conduct some elections, but they were not free and they were definitely not fair. Nevertheless, it had some resemblance to a republic. They used to call it the Republic of Rome. But then Caesar, after Julius Caesar, Octavian came and he मतलब वापस से जो है वो एक मोनार्की स्ट्रांग हो गई, राइट? Nevertheless, Rome had a history of being a republic, although in practical sense it was an oligarchy. फिर आप कहेंगे सर, isn't all republics oligarchies? ग्रीक्स की बात करें, इंडिया में जो रिपब्लिक्स की बात करते हैं हम, एंशिएंट रिपब्लिक्स की बात करते हैं, they in theory they were termed as republics, but in practical sense they were oligarchies, right? फिर आप कहेंगे सर प्रेजेंट में भी ऐसा तो नहीं है क्या? प्रेजेंट में जो हमें रिपब्लिक्स देखने को मिले, लाइक रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड एनी ऑफ द रिपब्लिक्स, आर दे रिपब्लिक्स और आर दे ओलिगार्कीज? ठीक है, तो द डिबेट अभी चल रहा है, राइट? खैर,
उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर की क्लासेस में करेंगे डिस्कस। ना ये देखिए आपको क्या इश्यूज हैं। मोनार्कियल मोनार्क्स कह रहे हैं भैया मोनार्कियल गवर्नमेंट, पोप के सपोर्टर कह रहे हैं भाई पेपल गवर्नमेंट, और तीसरी पार्टी कह रही है भाई रिपब्लिक बनाएंगे हम। तीनों में से जीतेगा कौन? मोनार्कियल पावर। और मोनार्क स्ट्रॉन्ग मोनार्की नहीं होगी, इट विल बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। Now let us look at the progress in the direction of unification during the period of revolts 1820s, 1830s और 1848 में क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है इन द यूनिफिकेशन। ठीक है, सो मैंने आपको बताया ही आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियनिक वॉर के बाद इट वाज द कांग्रेस ऑफ वियना, राइट, एंड कांग्रेस ऑफ वियना दे डिवाइडेड इटली इनटू वेरियस स्टेट्स एंड दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मेजरली दे वर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। Piedmont, Sardinia was strong. Some states were under influence of Pope. Majority of states were under influence of Austria. So it was Austria who was calling the shots. But Napoleonic wars and before that French Revolution से जो ideas पहुंच गए थे लोगों के मन में, उनको आप कब तक suppress करेंगे? Metternich himself said that France छींकता है तो पूरा यूरोप को कोल्ड हो जाता है। तो वही हुआ 1820s में फ्रांस में रेवोल्यूशन फिर से जो है वो बरकर आई, उसका इंपैक्ट पहुंचा इटली में भी। देन 1830s एंड फाइनली 1848 में। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट्स ऑफ 1820s एंड 1830s इनिशिएटिव्स वर टेकन फॉर यूनिफाइंग इटली, बट दे फेल्ड एक्चुअली। इनिशियल इनिशिएटिव्स दे ऑल फेल्ड। क्यों फेल हुए? व्हाई द इनिशियल इनिशिएटिव्स टेकन बाय स्पेशली द रिपब्लिकन्स, द नेशनलिस्ट ऑफ इटली, व्हाई दे फेल्ड? बिकॉज दे डिडंट वर्क। एक बहुत बड़ा सेक्टर है या एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर उन्होंने काम नहीं किया, दैट इज दे वर नॉट एबल टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ वननेस, या एक नेशन की भावना जो है वो पूरे इटालियन लोगों में नहीं फैला सके। देयर वाज डिफरेंसेस अमंग इटालियन पीपल देमसेल्व्स, राइट। द नॉर्दर्नर्स दे डिड नॉट सी आई टू द सदर्नर्स। जैसे यूएस में नॉर्दर्न सदर्नर्स का कॉन्फ्लिक्ट है, जो नॉर्दर्नर्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइज, जो सदर्नर्स हैं वो प्लांटेशन बेस्ड थे। वैसे यहाँ पर नॉर्दर्नर्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइज थे, राइट, और सदर्नर्स जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। क्यों? क्योंकि सदर्नर्स जो है दे वर क्लोज टू द इक्वेटोरियल रीजन, राइट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट था यहाँ पर, जो कि एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली सिट्रिक फ्रूट्स के लिए काफी फिजिबल था क्या अभी भी है ही। Now, at the time of revolution in 1830, Mazzini encouraged mass mobilization through his organization Young Italy. So Mazzini tried to organize a revolution, right? यूथ को उसने यूनिफाई करने की कोशिश करी, बट ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मजीनी कुछ खास कर नहीं सके। बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड ही हैड टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री, इनफैक्ट ही वॉज एक्साइल्ड, राइट। Now, in the same way, during the course of the revolution of 1848, at the appeal of, now 1848 तक आते हैं, देखिए 1820s में थोड़ी बहुत हमें हलचल देखने को मिलती है, नॉट सक्सेसफुल। 1830s की रेवोल्यूशन में मजीनी कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल ऑस्ट्रिया को चल देती है, राइट। बट हम क्या देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया में भी तो धीरे धीरे रेवोल्यूशन चल रहे हैं। 1848 तक आते आते ऑस्ट्रिया खुद कमजोर हो जाएगा। मेटरनिक को जब खुद जाना पड़ जाएगा, अब रेवोल्यूशन को कैसे ऑस्ट्रिया कंट्रोल करेगा इटली में? तो इटली में जब रेवोल्यूशन, या इटली में जब आप कह सकते हैं नेशनलिज्म की भावना बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी पीडामोंट सार्डिनिया को, तो पीडामोंट सार्डिनिया को मौका मिल जाएगा। पीडामोंट सार्डिनिया का अपने इंटरेस्ट थे, उनको खुद को स्ट्रांग करना था नॉर्दर्न इटली में। पीडामोंट सार्डिनिया का इनिशियली उनका एम ये नहीं था कि पूरा का पूरा इटली यूनिफाई कर दें। उनका ये था कि भैया पीडामोंट सार्डिनिया, ठीक है, लोम्बार्डी वेनेशिया मिल जाए, और ये अपना मोडेना, टस्नी, परमा, इनके ऊपर जो है वो कंट्रोल हो जाए अपना, यानी नॉर्दर्न इटली अपने कंट्रोल में हो, राइट। और वहां पर बहुत तेजी से भावना किसकी जागी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर स्ट्रांग हुआ नॉर्दर्न इटली में ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। सो पढ़े लिखे लोग भी वहां पर ज्यादा, मिडिल क्लास भी वहां पर स्ट्रांग हुआ, क्योंकि ट्रेडर्स भी वहां पर बहुत ज्यादा, हिस्टोरिकली ट्रेडर्स बहुत रहे हैं, एक साइड वेनिस, एक साइड जिनोवा। देख रहे हैं स्टार्स कैसे अलाइन हो रहे हैं।
ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे प्रीवियस सेशंस अच्छे से देखे हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस जो मैं कह रहा हूँ, राइट? जो पहली बार देख रहे हैं, जो रैंडमली इन सेशंस को देखेंगे, उनके सर के ऊपर से जाएंगी बातें ये, राइट? कि क्यों मिडिल क्लास वहां पर डेवलप हो रहा है, क्यों वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पहले। खैर उसको डिटेल में समझेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में, राइट? नेवरदलेस मजीनी हैड टू फ्ली इन 1848 तक आते आते क्या हुआ, ऑस्ट्रिया भी वहां पर कमजोर हो गया, यहां पर नेशनलिज्म की भावना स्ट्रांग हो गई, पीडामोंट सार्डिनिया को मौका दिख गया। नाउ दे डिसाइडेड टू एक्ट ऑन इट। लोहा गर्म था, उन्होंने हथौड़ा मारने की कोशिश करी, राइट? रूलर वाज चार्ल्स एल्बर्ट, मूव्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड ट्राइड टू एक्सपेल इट फ्रॉम इटालियन रीजन, लेकिन मिसकैलकुलेशन हो गई उनसे। ऑस्ट्रिया कमजोर हो गया था, लेकिन इतना ज्यादा कमजोर नहीं हो गया था कि पूरी तरह उनका इन्फ्लुएंस इटली से हटाया जा सके, राइट? सो चार्ल्स एल्बर्ट, बट ही वाज डिफीटेड बाय ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड विद हिज डिफीट द बिड ऑफ इटलीज यूनिफिकेशन रिसीव्ड अ मेजर सेटबैक। फिर से इटालियन यूनिफिकेशन जो है वो सेटबैक पर चला गया। सो 1820s, 1830s, 1848 की रिवॉल्ट तक इटालियन रेवोल्यूशन, इटली में यूनिफिकेशन लाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, बट टू नो सक्सेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के अंदर भावना जो है वो स्ट्रांग नहीं होती जा रही थी। धीरे धीरे लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस, नेशनलिज्म का कॉन्शियसनेस बढ़ते जा रहा था, राइट? बट यहां पर सेटबैक क्या हुआ, चार्ल्स एल्बर्ट गॉट डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ ऑस्ट्रिया, बिकॉज ऑस्ट्रिया के ऊपर, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट पुरुषिया और रशिया का था, स्पेशली रशिया का, ठीक है? देन आफ्टर दिस न्यू लीडर्स एंड न्यू पॉलिसीज। अब 1848 के बाद जो है पॉलिसीज बदलने का मौका था। अभी तक चार्ल्स एल्बर्ट क्या कह रहा था कि इटली जो है वो अपना खुद संभाल लेगा, राइट? बट आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ 1848, चार्ल्स एल्बर्ट एब्डिकेटेड द थ्रोन इन द फेवर ऑफ हिज सन विक्टर इमैनुअल II। सो आफ्टर 1848 पीडामोंट सार्डिनिया के रूलर बनते हैं विक्टर इमैनुअल, एंड ही वाज अ केपेबल रूलर, राइट? एंड उसे समझ था, इमैनुअल II को पता था कि भैया हमें अगर पीडामोंट सार्डिनिया को अगर स्ट्रांग होना है तो इंडस्ट्रियलाइज तो करना ही पड़ेगा, राइट? ही वाज अ एबल रूलर, right? So he realized the fact that Piedmont Sardinia would have to strengthen itself if it had to play a greater role in Italian region. So उसने एक बहुत shrewd, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति काउंट कैवूर को बिठाया, पहले अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, एंड देन ही मेड हिम हिज प्राइम मिनिस्टर। एंड यहां पर अब कैवूर जो है वो धीरे धीरे गेम में जो है वो एंट्री करता है। Cavour, as the finance minister of Piedmont Sardinia, carried out series of reforms in the field of agriculture, trade and industries. So जो सदर्न रीजन है पिडामोंट सार्डिनिया का, राइट? दिस, ये वाला जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड रीजन है, ठीक है, दिस किंगडम ऑफ सार्डिनिया का जो आइलैंड रीजन है, यहां पर तो एग्रीकल्चर को स्ट्रांग किया बहुत, राइट? और जो नॉर्दर्न रीजन है, जो कि फ्रांस के नजदीक है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के नजदीक है, राइट? यहां पर उसने इंडस्ट्रीज का प्रमोट किया, इधर भी इंडस्ट्रीज का प्रमोट किया, इधर भी एग्रीकल्चर का प्रमोट किया, राइट? लेकिन साउथ में एग्रीकल्चर ज्यादा और नॉर्थ में इंडस्ट्रीज ज्यादा। और फॉर इट्स साइज पीडामोंट सार्डिनिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट बन गया, और जो कि नजर आया कहां पर, इन द क्राइमियन वॉर। क्राइमियन वॉर वॉज फॉट बिटवीन रशियन एम्पायर, बैलेंस ऑफ पावर। देखिए, from 1815 till 18 you can say 53-54 तक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो फॉर द नेक्स्ट 30 years यूरोप में बना रहा, ठीक है? बिगड़ा नहीं बैलेंस ऑफ पावर, मेटरनिक ये तो करने में कामयाब रहा। लेकिन रशिया को ये बात समझ आ गई कि भैया यहां से हमारे पास कोस्ट लाइन नहीं है, इधर हमें नॉर्थ सी में ब्रिटेन और ब्रिटेन के अलाइज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ऊपर आर्कटिक में कोस्ट लाइन नहीं है, इधर जापान स्ट्रांग कर रहा है अपने आप को, राइट? इवेंचुअली कर लेगा जापान स्ट्रांग अपने आप को, लेकिन पैसिफिक में एंटर कैसे करेंगे? पैसिफिक में इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा यूएस का है, तो बचता है मेडिटेरेनियन सी। सो मेडिटेरेनियन के रास्ते हम एंट्री लें कहां पर? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। तो यहां पर क्राइमिया को कंट्रोल करना जरूरी था, तो रशिया वांटेड टू कंट्रोल क्राइमिया, राइट? सो इट वाज अ फाइट बिटवीन, एंड क्राइमिया पर क्लेम जो है वो ऑटोमन्स का भी था,
राइट। सो रशिया को कंट्रोल करने के लिए रशिया के अगेंस्ट एंड ऑटोमन्स के सपोर्ट में ब्रिटेन पहुंच गया, क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि हम ऑटोमन को धीरे धीरे घेर तो लेंगे ही, लेकिन ऑटोमन से फेवर चाहिए हमें, स्वेज चाहिए हमें। ठीक है, ब्रिटेन धीरे धीरे कोशिश करता स्वेज हमारे कंट्रोल में आए। ठीक है, तो ब्रिटेन एंड फ्रेंच ब्रिटेन और फ्रांस, अब देखिए ब्रिटेन भी इंपीरियलिस्टिक पावर, फ्रांस भी इंपीरियलिस्टिक पावर। अब केवल ब्रिटेन के दिमाग में आइडिया थोड़ी आया था दैट वी नीड टू कंट्रोल स्वेज या स्वेज में कनाल बनाना है। ठीक है, ये आइडिया फ्रांस के अंदर भी था, क्योंकि कॉन्टिनेंटल रीजन से ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है। इसीलिए तो यहां पर यूनिफाई नहीं होने दिया जा रहा था इटली को, क्योंकि इटली यूनिफाई हो जाता तो इस ट्रेड पे इटली का भी जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ जाता। ठीक है, सो ब्रिटेन एंड फ्रांस दे सपोर्टेड ऑटोमन्स। सो टू, एक देखिए यहां पर रियल पॉलिटिक का एग्जांपल है, ये रियलिज्म का एग्जांपल है ये। एक मुस्लिम पावर, दो क्रिश्चियन पावर, एक मुस्लिम पावर मिलकर एक क्रिश्चियन पावर से लड़ रहे हैं, और क्रिश्चियन भी अलग अलग है। ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है, ये रोमन कैथोलिक है, और ये प्रोटेस्टेंट है। किससे लड़ रहे हैं? और ये सारेसन्स, ये मुस्लिम है, ये इस्लामिक पावर है, ये कैलिफेट। ऑल्दो ऑटोमन एम्पायर जो है वो टर्म बहुत पॉपुलर हो गया, बट ऑटोमन्स दे कॉल्ड देमसेल्फ सल्तनत ऑफ रोम। राइट, व्हेन मेहमेद सेकंड ही कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल in 1453, after that they declared themselves the Sultanate of Rome. Calling this region as Byzantine Empire is not entirely correct. This was the later Roman. These were actually Romans. These were more Romans than the Romans that the Holy Romans that the Germans that they claimed themselves as the Holy Romans. Those were Germans, right? ये कॉन्स्टेंटिनोपल पे जो बैठे थे, ये दे वर द एक्चुअल रोमन्स। खैर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट। सो रियल पॉलिटिक यहां पर सामने आता है देखने को। मैं रियल पॉलिटिक के और कई एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इससे पहले जो लड़ाई हो रही थी क्रूसेड्स, वो क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम चल रहे थे, राइट। बट अब क्या है यहां पर? अब रियल पॉलिटिक आ गई सामने, कि अपना फायदा देखो, रिलीजन नहीं। ठीक है, which started happening after the 1648। 1648 के बाद रियल पॉलिटिक का इन्फ्लुएंस जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है इन कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। जब बैलेंस ऑफ पावर बनाने की बात आई तो रियल पॉलिटिक्स सामने आ गया। जब मोनार्क्स स्ट्रांग हुए और अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने की जब बात आई तो रियल पॉलिटिक्स सामने आ गया। खैर, वेयर वर वी? यस, सो कावूर फाइनेंस मिनिस्टर उसको बनाया गया पिडमोंट सार्डिनिया का, एंड ही कैरी आउट मेनी रिफॉर्म्स। पिडमोंट सार्डिनिया को स्ट्रांग कर रहे हैं, तो एक लीडर तो आ गए इमैनुअल सेकंड के अंडर, काउंट कावूर। ठीक है, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया ही कैरिड आउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी। ही ऑल्सो चेंज द फॉरेन पॉलिसी। राइट, क्या फॉरेन पॉलिसी चेंज करी? अभी तक अंडर चार्ल्स एल्बर्ट क्या फॉरेन पॉलिसी फॉलो की जा रही थी? इटालिया फॉरडसे। That means Italy will deal itself, right? अपनी प्रॉब्लम्स इटली खुद सॉल्व कर लेगा, इटली को बाहर से हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन कावूर ने क्या कहा कि इटली के इशू को एक इंटरनेशनल इशू बनाना बहुत जरूरी है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलाइज लाने बहुत जरूरी है। तभी मिलिट्री में इतने बड़े जो है वो चेंजेस किए। एंड क्राइमियन वॉर मैंने क्यों मेंशन किया? क्योंकि क्राइमियन वॉर में फ्रांस को मिलिट्री एड जो है वो पिडमोंट सार्डिनिया ने प्रोवाइड किया। भले ही सैनिक 15,000 20,000 के आसपास ही सैनिक दिए, लेकिन वो सैनिक इतने एफिशिएंट थे, राइट, कि फ्रेंच हैड टू बी एन अलाय ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया अगेंस्ट द ऑस्ट्रियंस। राइट, थोड़ी देर में उसको डिटेल में समझते हैं। नाउ चार्ल्स एल्बर्ट ट्राइड टू यूनाइट इटली ऑन हिज ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। लेकिन कावूर का क्या कहना था कि भैया इंटरनेशनलाइज जो है वो इटालियन इशू को करना बहुत जरूरी है, राइट। बट कावूर वाज सर्चिंग फॉर एन इंटरनेशनल अलाय
and he got such a chance during the Crimean War 54-56 in the name of France and also in the name of Britain but behind closed doors. राइट, ब्रिटेन का भी सपोर्ट मिला बट ब्रिटेन जो है वो थोड़ा सा एजेंसीज एजेंट्स के माध्यम से काम करना जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहा था इस समय. डायरेक्ट खुलकर जो है वो नहीं ब्रिटेन आ रहा था. ब्रिटेन, सम वुड से दैट ब्रिटेन फ्रांस के माध्यम से अपनी बिडिंग करवा रहा था. राइट, जो कि हमें गैरीबाल्डी के केस में देखने को मिलेगा. थोड़ी देर में समझाऊंगा कैसे. नाउ क्राइमियन वॉर. क्राइमियन वॉर प्रूव टू बी द watershed in East European history. Crimean War fought between 1854-56. This war was fought to maintain the balance of power in Europe because Russia जो है वो balance of power को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रहा था, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्टिनेंटल रीजन में फ्रांस और ओवरऑल ब्रिटेन की कोशिश थी कि बैलेंस ऑफ पावर वेस्टर्न यूरोप में रहे, ईस्टर्न यूरोप में ना जाए और सेंट्रल यूरोप में तो बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज जैसे ही सेंट्रल यूरोप में शक्ति बनी, बैलेंस ऑफ पावर सेंट्रल यूरोप की तरफ झुका, हमें वर्ल्ड वॉर देखने को मिल गए. वर्ल्ड वॉर तक जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी वर्ल्ड वॉर की. राइट, नाउ ब्रिटेन एंड फ्रांस जॉइंड अगेंस्ट रशिया टू चेक इट्स इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ओवर यूरोप, स्पेशली द बल्कान रीजन which was under influence of, which were under control of Ottomans. and बल्कान्स में काफी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो स्लेविक है. right, and Russians, they were also Slava, they were also Slavic. right, so लैंग्वेज के नाम पर एंड पास्ट हिस्ट्री के नाम पर जो है वो रशिया इन स्लेविक लोगों को अपनी तरफ मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है. तो जब हम ईस्टर्न क्वेश्चन या उसके बाद फिर हम बल्कान इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जब देयर वी विल गो इनटू दिस डिटेल बिफोर वर्ल्ड वॉर 1. Now an interesting fact of this war was the Christian powers Britain and France. Mind it, Britain was Protestant and France was Catholic. Combined with a Muslim power, Turkey, to fight with another Christian power, Russia, which was a Greek Orthodox. Right. Now this shows increasing realism in the European politics. So real politics का example हमें देखने को मिलता है. Now finally Russia was defeated and the war ended in 1856 with the Treaty of Paris. And here in the Treaty of Paris, फ्रांस और पिडामोंट सार्डिनिया जो है वो नजदीक आते हैं एक दूसरे के. And in fact Piedmont Sardinia got audience, got representation in this treaty also. Right, that was the effort of Count Cavour. Count Cavour helped France, जबकि छोटी सी हेल्प करी, बट काउंट कैवूर ने जो हेल्प करी फ्रांस की क्राइमियन वॉर में, that gained Piedmont Sardinia a seat in this Treaty of Paris, a voice in this Treaty of Paris, जहां पर इटालियन यूनिफिकेशन के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया गया काउंट कैवूर द्वारा. राइट, then how did Crimean War favored Italian unification? So this war weakened a major conservative force. पहले तो रशिया एंड ऑस्ट्रिया, टू वर द रिएक्शनरीज, दे वर द कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें रशिया जो है वो कमजोर हो गया. Right. Moreover, during the course of the war, relationship between Austria and Russia deteriorated because Austria से जितनी उम्मीद थी रशिया को सपोर्ट की, ऑस्ट्रिया ने उतना सपोर्ट रशिया को नहीं दिया. Right. Thus it became clear that now the whole responsibility of maintaining European order was on Austria alone. Right. But 1848 के बाद ऑस्ट्रिया भी जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा, और वहीं पिडामोंट सार्डिनिया ने फ्रांस से हाथ मिलाने की कोशिश करी. राइट, नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्राइमियन वॉर पिडामोंट सार्डिनिया सेंट कंटिजेंट ऑफ 15,000 soldiers against Russia. This assured him an international ally. Moreover, after the war, he got a seat in the Treaty of Paris in 1850. He who? Count Cavour. Now there Cavour raised the Italian question, thus internationalizing the issue. So we have discussed this. Right, एक साइड तो रशिया कमजोर, दूसरी साइड ऑस्ट्रिया रशिया का रिलेशनशिप खराब. तीसरा पॉइंट, ऑस्ट्रिया पर अब एंशिएंट रिजीम बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी. चौथा पॉइंट, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट पिडामोंट सार्डिनिया को फ्रांस के रूप में एलाई मिल गया, और पिडामोंट सार्डिनिया या इटालियन जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो गया ट्रीटी ऑफ पेरिस में. इशू क्या है कि भैया इटालियन स्टेट है, ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस क्यों है, ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस हटाना है हमें, दिस वाज द इशू, और इटली को यूनिफाई करना है.
Now Piedmont Sardinia was now in good terms with Napoleon III, the ruler of France. Right, he ruled France from 1848 till 1870. Now this resulted in as personal treaty between Cavour and Louis Napoleon in 1858, where the latter assured him help against Austria. So 1856 के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद 1858 में ट्रीटी होती है फ्रांस और पिडामोंट सार्डिनिया के बीच में, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ प्लम्बरिश. दिस इज दैट द ट्रीटी ऑफ प्लम्बियर्स. राइट, यहां पर फ्रांस जो है वो फॉर्मली अलाय बन जाता है किसका? पिडामोंट सार्डिनिया का. राइट, फ्रांस. और यहां पर कौन है? ऑस्ट्रिया है. राइट, ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस है लोम्बार्डी, वेनेशिया, टस्नी, पर्मा, मोडेना, टस्नी पर. राइट, और पिडामोंट सार्डिनिया स्ट्रांग होता जा रहा है, तो पिडामोंट सार्डिनिया चाहता है कि भैया मेरा इन्फ्लुएंस हो इन सब पर. तो फ्रांस और पिडामोंट सार्डिनिया जो है वो आपस में ट्रीटी कर लेते हैं 1858 में. राइट, बट ऑस्ट्रिया जो है वो फ्रांस को कहता है कि यार तुम मेरे साथ भी कर लो एक ट्रीटी, और ये पिडामोंट सार्डिनिया का साथ क्यों दे रहे हो? हम पुराने अलाइज हैं, हम पुराने दोस्त हैं. तो फ्रांस जो है वो बैक स्टैब करता है पिडामोंट सार्डिनिया को, और एक ट्रीटी जो है वो ट्रीटी ऑफ विला फ्रांका करता है 1859 में ऑस्ट्रिया के साथ. राइट, जिससे दुखी होकर काउंट कवूर कहता है कि ये मेरा एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर है एंड आई रिजाइन. यहां पर काउंट कवूर जो है वो रिजाइन कर जाते हैं. फिर उनको कुछ साल बाद फिर से बुला लिया जाता है, कुछ साल नहीं, कुछ ही समय बाद फिर वापस उन्हें बुला लिया जाता है. बट ड्यूरिंग दिस टाइम ही रिजाइन. ही कंसीडर्ड दिस टू बी हिज diplomatic failure. Right, so as already mentioned, in 1858 Cavour signed a personal treaty with Louis Napoleon III. According to this treaty, Louis Napoleon III would help Piedmont Sardinia in regaining Lombardy and Venetia from Austria. So Lombardy and Venetia ऑस्ट्रिया से मिल जाएगा, और फ्रांस को मिलान और नाइस देना पड़ेगा, या सेवॉय और नाइस देना पड़ेगा. Now, in return, France would receive Nice and Savoy. Thus, Nice and Savoy was part of Italy. Right? Eventually, it was given to France. Till now, Nice and Savoy is part of France. Because this region had French-speaking people. Right? So, claim जो है वो इतना absurd claim नहीं था फ्रांस का, because this region had French-speaking people. Thus, France and Piedmont Sardinia started a joint operation against Austria, and Austria was at a point of final defeat. Right? So, France and Piedmont Sardinia, they started operation against expelling Austria. अब ऑस्ट्रिया हारने वाला है, तो ऑस्ट्रिया अप्रोच फ्रांस कि भैया क्यों कर रहे हो हमें, हमारे साथ ऐसे ट्रीटी कर लो. बट इन द मीन टाइम फ्रांस लेफ्ट द वॉर एंड साइंड अ सेपरेट ट्रीटी विद ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ विला फ्रांका इन 1859. As per the terms of treaty, the war between France and Austria was over. But इसका मतलब ये नहीं है कि France left Austria high and dry. France compelled Austria to cede some territory to Piedmont Sardinia, जिसके चलते लोम्बार्डी जो है वो ऑस्ट्रिया को देना पड़ा पिडामोंट सार्डिनिया को. इसलिए पिडामोंट सार्डिनिया ने फ्रांस को, मतलब जो धोखा दिया, जो बैक स्टैबिंग फ्रांस ने करी, वो अलाउ कर दी. क्यों? क्योंकि बदले में पिडामोंट सार्डिनिया को लोम्बार्डी मिल गया, या कुछ थोड़ा रीजन मिल गया. बट द क्वेश्चन अराइज, लुई नेपोलियन ने ऐसा स्टेप क्यों लिया? इट वाज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया वर बोथ रोमन कैथोलिक कंट्रीज. राइट, सेम गोज फॉर इटली. राइट, सो रोमन कैथोलिक कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ रही हैं, तो जो कैथोलिक पॉपुलेशन है उनमें ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटालियन, ऑल वर कैथोलिक पॉपुलेशन. राइट, तो कैथोलिक लोग आपस में लड़ रहे हैं, सो ठीक नहीं लगा उनको आपस में लड़ना. ये पहला कारण तो ये. ठीक है, क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहा है कि रोमन कैथोलिक्स किससे लड़ रहे हैं? सारेसन से लड़ रहे हैं, मुस्लिम से लड़ रहे हैं, या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से लड़ रहे हैं, या प्रोटेस्टेंट से लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में नहीं लड़ रहे. राइट, thus the French people objected to this conflict. Then there was a rumor that Prussia might help Austria in this war, and at this time 1850s तक आते आते प्रूशिया काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गया था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन.
सो ब्रिटेन अपनी बिडिंग कर रहा है कॉन्टिनेंटल यूरोप में, एक साइड फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है, एक साइड प्रूशिया को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर बीच में बेल्जियम नेदरलैंड्स अपने दोस्त बनाए हुए हैं, इधर नॉर्थ सी के पार नॉर्वे को अपना दोस्त बनाया हुआ ताकि रशिया जो है वो नॉर्थ सी में एंटर ना करे। सो ब्रिटेन हर पाए में जो है वो ब्रिटेन का हाथ, हर फिंगर है, नॉट हाथ मतलब फिंगर इन ईच पाए, या हाँ फिंगर इन ईच पाए, सच इज द एक्सप्रेशन। सो ब्रिटेन का वही काम है। कॉन्टिनेंटल यूरोप की पॉलिटिक्स में मेडल कंटिन्यूसली करते रहो, राइट। द ट्रीटी ऑफ विला फ्रांका was a rude shock for Count Cavour. He immediately resigned from the post of prime minister. He declared that they have stopped me from making Italy by diplomacy from north. I will make it by revolution from south. तो साउथ से लेकर आऊंगा कह रहा, ठीक है। साउथ में जो सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट था कपूर को साउथ में, लेकिन और भी चेले बहुत थे कपूर के। मजीनी की यंग इटली जो है वो, मजीनी को भले ही बाहर भेज दिया गया था, लेकिन यंग इटली अभी भी सक्सेसफुल थी और काम कर रही थी। यंग इटली नहीं, देयर वर मैनी सीक्रेट सोसाइटीज दैट वर वर्किंग इन इटली ड्यूरिंग दैट टाइम, स्पेशली आफ्टर 1815। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज काम कर रही थी इन ऑल ऑफ द स्टेट्स, राइट। एंड कैवूर का काफी सपोर्ट था उन सीक्रेट सोसाइटीज को, और उन सीक्रेट सोसाइटीज का काफी सपोर्ट था कैवूर को भी, राइट। जिसमें मेन लीडर्स जो है वो मजीनी चलो बाहर हो गया, लेकिन उसके बाद आएगा उसका चेला गैरिबाल्डी, राइट ना। अब शुरू करते हैं मर्जर, अब एक एक करके सबको जोड़ते हैं। लोम्बार्डी कैसे जुड़ा ना, बट इन स्पाइट ऑफ ट्रीटी ऑफ विला फ्रांका, नेपोलियन थर्ड परसुएडेड ऑस्ट्रिया टू सबमिट द रीजन ऑफ लोम्बार्डी टू पिडामोन सार्डिनिया। सो आफ्टर द वॉर Lombardy proved to be a net gain to Piedmont Sardinia. So after 1858 पहला जो एडिशन हुआ Piedmont Sardinia में, that was Lombardy, ठीक है, पहला मर्जर। देन मर्जर ऑफ पर्मा, मोडेना एंड टस्कनी। फ्रांस का सपोर्ट तो था ही Piedmont Sardinia को, राइट। लोम्बार्डी आ गया, वेनेशिया रह गया, अब यहां पर पर्मा, मोडेना, टस्कनी पेपल स्टेट्स, और यहां पर नेपल्स और सिचिली, ठीक है। और इधर सैन मैरिनो है, चलो सैन मैरिनो की बात छोड़ देते हैं। अब ये पर्मा, मोडेना, टस्कनी, ठीक है। फ्रांस के इन्फ्लुएंस से अब यहां पर नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक बार पिडामोंट सक्सीडेड इन गेनिंग लोम्बार्डी, अ वेव ऑफ एंथुसियाज्म अपीयर्ड अमंग द नेशनलिस्ट इन इटली, कि अब तो पिडामोंट सार्डिनिया जो है वो ऑस्ट्रिया, यहां पर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के चंगुल से हमें बचा लेगा, राइट। तो प्लेबसाइट्स करवाए गए, लोगों से ही पूछ लिया गया कि भैया आप क्या चाहते हैं, आप अपने मोनार्क्स के अंडर रहना चाहते हैं या पिडामोंट सार्डिनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो फ्रांस की मदद से ये जो प्लेबसाइट्स करवाए गए पर्मा, मोडेना और टस्कनी में, यहां पर लोगों ने विद अ लैंडस्लाइड वोट किया दैट दे वुड लाइक टू जॉइन पिडामोंट सार्डिनिया, राइट। सो दिस व्हेन पिडामोंट सार्डिनिया गेन्ड लोम्बार्डी, this resulted in a people's movement in the region of central Italy for the merger of Parma, Modena and Tuscany with Piedmont, Sardinia. The Italian Republicans played an active part in this movement. Now here देखिएगा, Republicans they played a role in the merger of Piedmont, in the merger of Parma, Modena and Tuscany to a monarchy of Piedmont, Sardinia. Republicans monarchy में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर हमें यह समझना है कि रिपब्लिकन्स हो चाहे मोनार्किस्ट हो, पहला उनका एम रहा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एक बार यूनिफाई हो जाए, भले मोनार्क के अंदर हो जाए, उसके बाद देखेंगे रिपब्लिक बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनानी है, कैसे फ्यूचर वो दैट विल बी द दैट विल हैपन इन फ्यूचर, लेट्स से। बट पहले यूनिफाई करना है। बट सबका ऐसा एम नहीं था, कुछ के लिए रिपब्लिक टॉप पर था, लाइक मजीनी के लिए रिपब्लिक टॉप पर था, ठीक है। मजीनी के लिए रिपब्लिक बनाना था, भले यूनिफाई हो ना हो, राइट। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस क्या थी कि भैया पहले यूनिफाई किया जाए। सो गैरिबाल्डी जो है वो, दो ही वाज अ रिपब्लिकन, राइट, बट जब मैटर यूनिफिकेशन तक पहुंच गया, सो ही हिमसेल्फ सपोर्टेड द मोनार्की। ही हिमसेल्फ मतलब खुद ही अपना क्लेम जो है वो उसने, नॉट क्लेम बट खुद ही मूवमेंट से वो बाहर हो गया, और विक्टर इमैनुअल सेकंड के हाथ में जो है मूवमेंट प्रोवाइड कर दिया कि भैया तुम जो है वो यूनिफाई कर लो, अब यहां तक मैंने पहुंचा दिया है। थोड़ी देर में देखेंगे उसे।
Now, Count Cavour once again contacted Louis Napoleon III, and with the support of French Emperor, a plebiscite was conducted in the region. This plebiscite voted in favor of merger of Parma, Modena and Tuscany with Piedmont, Sardinia. In return, France received the region of Nice and Savoy. So France को मिल गया नाइस एंड सेवॉय, और पिडामोंट सर्डिनिया को पहले लोम्बार्डी, और अब परमा, मोडेना एंड टस्कनी. बचा क्या? बचा लूका. लूका भी कुछ टाइम बाद 57 में आई गेस लूका भी मिल गया. देन उसके बाद पेपल स्टेट्स, वेनेशिया और नेपल्स बचा. ठीक है. नाउ अब आते हैं प्ले में गैरीबाल्डी. ऊपर से काउंट कैवोर ने रिटायर हो गए. काउंट कैवोर कह रहे हैं कि भैया डिप्लोमेसी से तो मैं नहीं कर पाया, अब रेवोल्यूशन से करूंगा साउथ में. तो साउथ में रेवोल्यूशन जो है वो कौन लेकर आ रहे हैं? गैरीबाल्डी. गैरीबाल्डी एंड द मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सिचिली. ठीक है. नाउ लेट मी शो यू अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो मैप में देख लेते हैं. हियर, सो दिस वाज पिडामोंट सार्डिनिया. लेट मी यूज अ बोल्डर कलर. So this was Piedmont, Sardinia, right? Lombardy was added into Piedmont, Sardinia after 1859. Then there was a plebiscite, and with that plebiscite, Parma, Modena and Tuscany was added into Piedmont, Sardinia, right? फिर उसके बाद साउथ से जो है वो चलना शुरू करेंगे कौन? सिचिली से चलना शुरू करेंगे गैरीबाल्डी साहब. अब गैरीबाल्डी साहब जो है वो ब्राजील में पहले गुरिल्ला वॉरफेयर सीख कर आए हुए हैं. ठीक है. और गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो उन्होंने अपने सपोर्ट, अपने लोकल मिलिशिया जो उन्होंने रेज किया, जिनको रेड शर्ट्स कहा, बिकॉज दे यूज्ड टू वेयर रेड शर्ट्स, उनको गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया और 1000 लोगों को लेकर चले. और सिचिली में रूलर्स को उन्होंने हराया, रूलर की आर्मी को उन्होंने हराया. देन नेपल्स में हराया और पेपल स्टेट्स तक पहुंच गए. और जब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे तो काउंट कैवूर को लगा कि भैया गैरीबाल्डी का एम्बिशन जो है वो कहीं हद से आगे ना निकल जाए, क्योंकि है वो रिपब्लिकन और काउंट कैवूर वाज अ मोनार्किस्ट. सो काउंट कैवूर ने यहां से भेजा किसको? विक्टर इमैनुअल सेकंड को, किंग को भेजा कि तुम आर्मी लेकर जाओ नीचे. और दोनों का मिलन जब पेपल स्टेट के आसपास होता है तो यहां पर गैरीबाल्डी जो है वो मूवमेंट से बाहर निकल जाते हैं और मूवमेंट या टॉर्च किसको पकड़ा देते हैं? इमैनुअल सेकंड को. और इमैनुअल सेकंड फाइनली 61 में डिक्लेयर कर देते हैं द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, राइट. बट ये 1000 सैनिक लेकर गए थे ये गैरीबाल्डी, और 1000 सैनिकों के जोर पे पूरा किंगडम मतलब सिसिली का कैसे जीत लिया, जबकि ये तो बहुत मार्शल सोसाइटी है. सिसिली एंड नेपल्स ये बहुत मार्शल सोसाइटी है. 1000 सैनिकों के दम पर कैसे जीत लिया? यहां पर आता है ब्रिटेन प्ले में. एक्चुअली ब्रिटेन ब्राइब्ड ऑल द जनरल्स ऑफ सिचिली एंड नेपल्स दैट मैदान में तो आए, लड़ने तो आए, लेकिन लड़े ना, सरेंडर कर दे. तो जैसे जैसे गैरीबाल्डी आगे बढ़ते गए उनके आगे सेना सरेंडर करती गई. जैसे जैसे सेना सरेंडर करती गई गैरीबाल्डी की एक ऑरा, एक हवा डेवलप होती गई कि इसके आगे तो सेना सरेंडर कर दे रही है, जबकि ब्रिटेन पीछे से रिश्वतें दे जा रहा है. तो ये काउंट कैवूर की डिप्लोमेटिक जीत है. बिहाइंड क्लोज डोर्स उसने डील करी हुई है ब्रिटेन के साथ कि आप जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे. ठीक है. फ्रंट में जो है वो फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, बिहाइंड क्लोज डोर ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है. देख रहे हैं आप, वेस्टर्न पावर सपोर्ट कर रही है. आप कहेंगे कि सर फिर ये तो समझ नहीं आया, वेस्टर्न यूरोपियन पावर क्यों सेंट्रल यूरोप में एक स्ट्रांग पावर को बनाने के लिए सपोर्ट कर रही है? क्या कारण हो सकता है इसका? कोई बात नहीं, आगे आने वाले सेशन में जब जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा. तब तक ये मन में थोड़ा टटोलिए, इस सवाल को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्यों होगा ऐसा, राइट. लेकिन ब्रिटेन की वजह से गैरीबाल्डी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन उधर से फिर काउंट कैवूर जो है वो भेजेंगे विक्टर इमैनुअल को कि गैरीबाल्डी को कंट्रोल में किया जाए. गैरीबाल्डी को कंट्रोल में करेंगे. गैरीबाल्डी जो है वो अपने होम आइलैंड को निकल लेंगे और वापस जो है वो पावर किसके हाथ में आएगी? इमैनुअल सेकंड के. इमैनुअल सेकंड इन 1861 ही विल डिक्लेयर himself to be not the king of Piedmont Sardinia but the king of Italy, right. तो अब देखिए कौन कौन हो गया यूनाइट. सो किंगडम ऑफ सार्डिनिया, दिस वाज 1858, दिस वाज द 1858, राइट. देन एडेड टू सार्डिनिया दिस रीजन Lombardy, Parma, Modena, Tuscany, this was added to Sardinia in 1859-60. Then added to Italy in 1866. Venetia was added to Italy. Then added to Italy in 1870.
Rome was added to Italy, right? And these were the papal states. और Savoy and Nice was ceded to France in 1860. And this last piece, यहाँ पर जो छोटा सा पीस है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1918 में जुड़ेगा इटली में. Austria will cede this last piece, right? So अब ये रोम और वेनिशिया का क्या सीन है, थोड़ी देर में इसको भी देखते हैं, रोम और वेनिस कैसे जुड़ा. ऑल्दो इन डिटेल जब जर्मन यूनिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे, देयर वी विल गो इनटू दिस डिटेल, बिकॉज वहां पर हमें बैटल ऑफ सेडान पढ़ना है. सो गैरिबाल्डी एंड द मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सिचिली. So Count Cavour was a constitutionalist and a believer in the parliamentary politics. He believed in constitutional monarchy. So he was not ready to break international norms and thus he stopped up northern Italy. Northern Italy तक रुक गया वो, papal state में उसने enter नहीं किया, northern Italy तक रुक गया. In fact he had to surrender, he had to resign, right? But उसके बाद भी जब उनको वापस सर्विस में बुलाया गया तो उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था अब नॉर्थ से नहीं, अब साउथ से होगा जो होगा. साउथ से जो है वो गैरिबाल्डी ने आना शुरू किया, सिचिली से नेपल्स, ठीक है, सिचिली से नेपल से पेपल स्टेट्स तक, ठीक है. On the other hand, Garibaldi was a Republican and a believer in popular politics. He was disciple of Mazzini but not an idealist like him. He was a practical thinker and he realized that unification of Italy was not possible under Republic. So finally when he realized, not finally, at some level he knew that unification of Italy was not possible during this time, Republic के अंदर possible नहीं है, because Piedmont Sardinia बहुत ज़्यादा strong है और वो industrialized है, उसकी help बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय लेना हमें. अगर नहीं लिया और नेपल्स, तो फिर लड़ाई वाली बात हो जाएगी और लड़ाई में नेपल्स नहीं जीत पाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि गैरिबाल्डी जीतता कैसे आ रहा था, ब्रिटेन क्या दे रहा है, ब्रिटेन रिश्वतें दे रहा है और वो कैवूर ने डील करवाई हुई है, तो गैरिबाल्डी वाज रिप्लेसेबल, राइट. सो गैरिबाल्डी ही मतलब जो रिपब्लिक एस्टेब्लिश करने का जो सपना उसने छोड़ दिया और विक्टर इमैनुअल ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ इटली. So he accepted the unification under monarchy. He moved towards Naples and Sicily with 1,000 red-shirted volunteers and drawing benefit from a popular upsurge there, he captured the region. The Victor Emmanuel II moved from north to take charge of Naples and Sicily, while Garibaldi willingly handed over to him. In the course of his movement from north, Victor Emmanuel II captured papal region as well except Rome. सो रोम को छोड़कर रेस्ट ऑफ द पेपल रीजन जो है वो विक्टर इमैनुअल ने कैप्चर कर लिया, राइट. इनफैक्ट इट वाज इन 1849 रोम एक बार जो है वो पूरी तरह कैप्चर कर लिया था रिपब्लिकन्स ने, एंड दे डिक्लेयर्ड इट टू बी अ रिपब्लिक ऑफ रोम. लेकिन फ्रांस ने फिर अपनी आर्मी भेजी और वापस रीइंस्टेट किया पोप को. बट इस लेवल पर पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना हमें जरूरी नहीं है, हमें तो केवल सोशल इक्वेशन, इकोनॉमिक इक्वेशन को ज्यादा समझना है क्योंकि उस पर बेस क्वेश्चन ज्यादा बनेगा. नेवरदलेस थोड़ा सा अगर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पता हो तो ज्यादा आसान हो जाता है हमें समझना, राइट. सो ऊपर से आते जैसे जैसे, क्योंकि गैरिबाल्डी का एम्बिशन ज्यादा ना बढ़ जाए, कैवूर ने उसको काउंटर करने के लिए विक्टर इमैनुअल को भेज दिया कि तुम जाओ फटाफट और नेपल्स में जाकर उसको रोक लो और रास्ते में पेपल स्टेट को कंट्रोल कर लेना. तो पेपल स्टेट आ गया, रोम रह गया. अब रोम रह गया, इस साइड को वेनिस रह गया और पूरा का पूरा इटली जो है वो कंट्रोल में है. फ्रॉम Piedmont Sardinia to Milan to Parma Modena Tuscany papal states except Rome, then Naples and Sicily. ये पूरा इटली जो है वो अब Piedmont Sardinia के अंडर है. In 1861 Victor Emmanuel II, he declared himself the ruler of the king of Italy. अब बचा रोम और वेनिस, सैन मेरिनो को जो है वो आजादी रखा गया, अभी तक आजाद है सैन मेरिनो, ठीक है. अब बचा रोम और वेनिस, इसको कैसे किया जाए कैप्चर. सो मर्जर ऑफ वेनिशिया. सो इटली जॉइंड प्रूशिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया इन द बैटल ऑफ सेडोवा. नाउ अब सेंट्रल यूरोप में यूनिफिकेशन चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल इटली में ही चल रहा है, राइट. दिस टेल ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन इन सेंट्रल यूरोप, ये टेल जो है वो मतलब यूनिलीनियर नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रही कि केवल पहले इटली का होगा फिर जर्मनी का होगा उसी लाइन पर. नहीं, एक साइड इटली यूनिफाई कर रहा है तो दूसरी साइड जर्मनी भी अपने आप को यूनिफाई कर रहा है.
तो नेक्स्ट चैप्टर में जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे ना, फिर जब दोनों चैप्टर हम पढ़ लेंगे, देन वी विल बी एबल टू सी दैट कि दोनों चैप्टर्स एक दूसरे को कहां ओवरलैप कर रहे हैं, बिकॉज दे वर ओवरलैपिंग, राइट. लाइक इन दिस केस, in 1866 Prussia, Italy joined Prussia against Austria, right, in the Battle of Sadowa in 1866, and Prussia defeated Austria. Since Prussia defeated Austria, Austria was defeated, and as part of Victor party, Italy received the region of Venetia. So Venetia जुड़ गया 1866 में. और दूसरा फिर बैटल ऑफ सेडान, राइट. देन मर्जर ऑफ रोम कैसे हुआ? इट वाज कैप्चर्ड बाय इटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैटल ऑफ सेडान इन 1870. दैट वाज बिटवीन फ्रांस एंड प्रूशिया. प्रूशिया, ये जर्मन यूनिफिकेशन चल रहा है, ठीक है. पहले बैटल ऑफ सेडोवा में ऑस्ट्रिया से लड़ाई थी, तो वेनिस मिल गया इटली को. देन बैटल ऑफ सेडान में फ्रांस से लड़ाई थी, तो रोम मिल गया. क्यों? क्योंकि रोम में मैंने आपको बताया ना 49 में रिपब्लिक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी रिपब्लिकन्स ने, तो फ्रांस ने अपनी आर्मी वहां पर स्टेशन कर दी थी पोप के सपोर्ट में, राइट. लेकिन जब बैटल ऑफ सेडान में ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रांस और प्रूशिया का बहुत ज्यादा खतरनाक कंटेस्ट चल रहा था, बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी, तो फ्रांस हैड टू रिकॉल दिस फोर्स फ्रॉम रोम. और जब रोम से फ्रांस ने अपनी सेना हटा ली, तो यहां पर पिडमोंट सार्डिनिया या किंगडम ऑफ इटली को मौका मिल गया टू कैप्चर रोम, एंड दे कैप्चर्ड रोम. रोम को तो कैप्चर कर लिया और पोप को रूल करने के लिए वेटिकन दे दिया, राइट. और तब से आज तक जो है वो पोप खुश नहीं है. पोप चाहते हैं कि पेपल स्टेट्स उनको वापस मिल जाए, लेकिन उनको केवल वेटिकन दिया हुआ, जिस पर फ्रेंच सोल्जर्स आज भी हैं. आज भी वेटिकन को मतलब सिक्योरिटी जो है वो फ्रेंच सोल्जर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो फ्रेंच आर्मी हैड विकेटेड रोम, एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इटली कैप्चर्ड इट. This completed the unification of Italy, with the exception of San Marino and Vatican. And that last piece that was added to Italy after First World War in 1918. But as per few radical nationalists, the unification of Italy would not be complete till the time its border extended in the Mediterranean region. Why? Because now they are looking at their past glory, that Roman Empire used to rule around whole of the Mediterranean Sea. So what vision of Italy they had in their mind, that Italy should rule around whole of the Mediterranean Sea, right. जिसमें मेन क्या है, बेसिकली उनको कैप्चर करना है कायरो वाला रीजन, नाइल वाला रीजन हाईली प्रोडक्टिव है, और दूसरा उनको मेन जो है वो कैप्चर करना है पोर्ट्स, और मेन प्लेयर बनना है स्वेज कनाल, बिकॉज स्वेज कनाल के लिए जो है वो अब झगड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन फ्रांस मौजूद है, इटली भी जो है पहुंचेगा. तो अब आफ्टर इटालियन यूनिफिकेशन इटली जो है एक इंपीरियलिस्टिक पावर बनने की तरफ बढ़ेगा. तो ये जो यूनिफिकेशन होगा, जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा, इटली का यूनिफिकेशन होगा, और ये धीरे धीरे इंपीरियलिस्टिक पावर बनेंगे. ये इंपीरियलिज्म जो है वो एक फैक्टर बनेगा वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे. फॉर दिस रीजन ओनली इटली पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इवन मुसोलिनी ट्राइड टू एक्सटेंड हिज इन्फ्लुएंस ओवर द मेडिटेरेनियन रीजन. सो ये इटालियन जो नेशनलिज्म है, इटली के लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म, उनके अंदर ये भावना है कि भैया जो नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन है, राइट, या बेसिकली द रीजन दैट इज सराउंडिंग होल ऑफ द मेडिटेरेनियन should be in control of Italy, because that was how Roman Empire was operating during its heydays. Moreover, Italy was conscious of the fact that its unification became possible only after breaking the European order, right. इटली को क्या पता चला कि भैया यूरोप के हिसाब किताब से नहीं चलना हमें. यूरोप में जो बैलेंस ऑफ पावर, ब्रिटेन और फ्रांस बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं ना, वो केवल अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है. हमें शेख अपना अपना देखना है. सुनिए आपने कहावत, शेख अपना अपना देख, राइट. सो हमें पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है. पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा हमने, तो इटली यूनिफाई हो गया. तो ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है कि हम इंपीरियलिस्टिक बने, एक्सपेंड करें अपने आप को, राइट. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज देखिए, ऑल्दो फ्री मार्केट, ओपन मार्केट की बात तो चलती है, ठीक है. इन द 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी फ्री मार्केट, ओपन मार्केट की बात चल रही थी, बट कहीं ना कहीं मर्केंटलिज्म, इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है. अगर आप एक्सपेंड नहीं करेंगे अपने आप को, अगर आप इंपीरियलिस्टिक शक्ति नहीं बनाएंगे अपने आप को, स्ट्रॉन्ग शक्ति नहीं बनाएंगे, तो मर्केंटलिज्म आपको खा जाएगा. आप कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, और आपके देश से जो रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन हो जाएगी, मतलब बेसिकली ड्रेन हो जाएगा वेल्थ का. आई होप ये मर्केंटलिज्म वाला फंडा समझ आया होगा. किसको समझ आएगा?
पहले भी कहा मैंने, जिन्होंने पहले देखे हुए सेशंस उनको समझ आएगा क्या है ये मर्केंटलिज्म वाला फंडा, राइट। नाउ दस इट नेवर शोड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यूरोपियन ऑर्डर, इसलिए ये एक्सिस को ज्वाइन कर ले रहा है बार बार, वर्ल्ड वॉर 1 में भी वर्ल्ड वॉर 2 में भी, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो यूरोपियन ऑर्डर जो ओल्ड ऑर्डर है या जो बैलेंस ऑफ पावर है, राइट, उसको चेंज करने की जब भी कोई शक्ति कोशिश करती है तो इटली उसे ज्वाइन कर लेता है। क्यों? क्योंकि इटली को अपना बेनिफिट नजर आता है उसमें। वो कैसे नजर आता है आगे आने वाले सेशन में डिटेल में देखेंगे। नाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ मजीनी, कैवर एंड गैरिबाल्डी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? सीधा डायरेक्ट सिंपल पॉइंट्स है। नाउ आई वुड सजेस्ट बुक रीडिंग, जो मैंने बुक्स सजेस्ट करी हैं आप बुक रीडिंग जो है वो जरूर करें। अनदर आई कैन सजेस्ट अनदर बुक, देयर इज अ बुक दैट वर्ल्ड हिस्ट्री का वॉल्यूम 2 है तमिलनाडु बोर्ड का, ठीक है, वो भी पढ़ ले अपार्ट फ्रॉम द बुक दैट आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड, राइट। सो कहानी यही है, बट वही आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं पढ़ने को, ठीक है। सो आंसर लिखने में, आंसर फ्रेम करने में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, तो ईजी हो जाता है आंसर फ्रेम करना। अदरवाइज स्टोरी तो मैंने आपको डिटेल में समझाई दी। नाउ मजीनी का क्या रोल है? सो ही बिलीव्ड in an ideal republic, so he was an idealist, which was not practical at that time. Due to this idealism, his views seemed impractical. Moreover, his primary aim was to establish a republic in Italy, whereas unification was secondary for him. So he was more concerned with establishing a republic, right? So ये वो past glory में ज़्यादा ही खो गया कि रोम जो है वो it was a republic, तो हमें रिपब्लिक बनाना है। एंड रिपब्लिक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि लोगों को इक्वालिटी और मतलब ज़्यादा पीपल फ्रेंडली है रिपब्लिक रादर देन मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। सो यूनिफिकेशन से ज़्यादा रिपब्लिक पर फोर्स है किसका? मजीनी का। नाउ इट मीन्स इफ देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिपब्लिक एंड यूनिफिकेशन ही प्रेफर्ड रिपब्लिक, राइट, जो कि इसकी चेले गैरिबाल्डी ने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। इसके चेले गैरिबाल्डी ने क्या, ही वाज अ रिपब्लिकन, नॉट द रिपब्लिकन लाइक द यूएस जो रिपब्लिकन पार्टी है, राइट। He was a Republican because he supported a republic form of government in Europe, Garibaldi also. But when the time came, he preferred practicality, he preferred a pragmatic approach, and he supported monarchy instead. Thus, he considered Garibaldi as an opportunist, and Garibaldi accepted monarchy for the purpose of unification. So, Mazzini considered Garibaldi as an opportunist. कि जब opportunity मिली तो रिपब्लिकनिज्म छोड़कर मोनार्किस्ट बन गए। जबकि गैरिबाल्डी की तरफ से देखें तो गैरिबाल्डी वाज अ प्रैग्मेटिक, ही न्यू दैट रिपब्लिकनिज्म विल नॉट वर्क राइट नाउ बिकॉज पीपल आर नॉट दैट मच एजुकेटेड राइट नाउ सो दैट दे कैन रूल देमसेल्फ। एक रिपब्लिक बनाने का मतलब क्या है? रिपब्लिक बनाने का मतलब है कि भैया लोगों के बीच से ही एक रूलर निकल कर आएगा। लेकिन इटली इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड था, ऑल्दो इटालियन आर्टिस्ट ने, इटालियन जो लिटरेरी स्कॉलर्स हैं, इटालियन आर्टिस्ट, उन्होंने भरपूर कोशिश करी थी इटली को यूनिफाई करने की कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, राइट। लेकिन बहुत मेजर चंक अभी भी इटालियन लोगों का एजुकेटेड नहीं था उतना कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो चला सके। सो दे न्यू कि एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी अगर होगी, कोई एक पेरेंट अथॉरिटी होगी, कोई एक पैटर्नल अथॉरिटी होगी, तो वो काम कर जाएगा। दैट वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ House of Savoy or Piedmont Sardinia. Now his main contribution was the visualized unified Italy which paved the way for, so his main contribution was कि यूनिफिकेशन का आइडिया और बेसिकली उस डायरेक्शन में इसने पुश किया, ठीक है। सो ही मजीनी इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ इटली और हार्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, राइट। एंड कैवूर इज कंसिडर्ड एज द हैंड्स of Italian unification, and Garibaldi is considered as the sword hand of the Italian unification. Hand and mind, और mind and hand कह सकते हैं, mind and hand of Italian unification, Cavour. Garibaldi is considered as the sword hand of the Italian unification or sword of the Italian unification. So Cavour, he was a dedicated monarchist, we have discussed this. His initial aim, but
इनिशियल एम पिडामोंट सार्डिनिया का क्या था कि भैया नॉर्दर्न इटली में ही रहा जाए, सदर्न इटली में एंटर करने की जरूरत नहीं है. His initial aim was to just extend the boundaries of Piedmont Sardinia at the expense of neighboring regions of Lombardy and Venetia. Thus, unification was not his initial agenda. Unification of whole of the Italy was not his initial agenda. वो तो इवेंचुअली जब लोगों की डिमांड नजर आई पिडामोंट जो परमा है, मोडेना, टसनी है, वहां से जब लोगों की डिमांड आनी शुरू हुई, पेपल स्टेट्स में जब लोगों की डिमांड आनी शुरू हुई कि भैया हमें भी जोड़ लो अपने साथ, तुम खुद को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हो, तुमने अपनी सोसाइटी को काफ़ी रिफॉर्म कर लिया, तुमने अपने इकोनॉमी को काफ़ी रिफॉर्म कर लिया, तुमने लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का काफ़ी बढ़ा दिया, बीमारियां काफ़ी कंट्रोल कर ली, आर्मी काफ़ी स्ट्रांग कर ली, ठीक है, इंटरनेशनल मैटर्स में तुम्हारा नाम जो है वो आ रहा है अब, तो लोगों को भी लगा कि पिडामोंट सार्डिनिया के साथ जुड़ना बढ़िया रहेगा. उसके बाद फिर धीरे धीरे एम्बिशन कैवोर का बढ़ा. Now when finally he was ready for the unification, he tried that with the help of military diplomacy and international cooperation. Thus he is known as brain and hand of the unification, या mind and hand या brain and hand of the unification, right? Because केवल खुद से नहीं, साम डाम दंड सब कुछ लगाने की कोशिश करी कैवोर ने. और गैरिबाल्डी की बात करें तो he was the nationalist and the republican. Although he was a disciple of Mazzini, but he gave preference to unification over republic. Right? So he gave preference to unification over republic. So when the time came, unification करने के लिए उसने monarchy का support कर दिया. Now, thus for the purpose of unification, he even accepted monarchy. He played the role of a sword in the unification of Italy. Right? साउथ से बहुत तेजी से नेपल्स और सिचली और नेपल्स को कंट्रोल करता हुआ गया गैरिबाल्डी, which was not possible. As I said ना कि the kingdom of two Sicilies, यहाँ के लोग जो हैं they were highly martial लोग, बहुत ज़्यादा मतलब वॉरिंग तरह के मतलब लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, मार्शल क्लास है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लड़ने वाले लोग बहुत हैं. यहाँ से कोसा नोस्ट्रा निकलता है, ठीक है, क्या होता है कोसा नोस्ट्रा थोड़ा सर्च कीजिएगा. खैर, that was the role of Garibaldi. He acted as a sword in the unification, right? So these were about the roles. Then finally the difference between the attitude of Cavour and Garibaldi we have discussed. Cavour was dedicated monarchist whereas Garibaldi was republican, right? But finally Garibaldi republican से monarchist बन गया. Cavour believed in parliamentary politics whereas Garibaldi believed in popular politics, right? Republic बनाओ, लोगों को representation दो, rather than parliamentary politics में क्या होगा, मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है. Cavour wanted to proceed through international diplomacy whereas Garibaldi adopted a means of mass movement, ठीक है. Cavour इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, गैरिबाल्डी ने लोगों को इकट्ठा किया. रेड शर्ट्स जो है वो उसने अपनी एक सोसाइटी बनाई, जिस तरह यंग इटली मजीनी का है. गैरिबाल्डी वाज पार्ट ऑफ यंग इटली, सो यंग इटली के जैसा ही उसने रेड शर्ट्स बनाया, बट यंग इटली से ज्यादा मिलिटेंट था रेड शर्ट्स, right? They were Garibaldi taught them guerrilla warfare, but in the making of future Italy both of them compromised with their aims. This is the point. Both Cavour and Garibaldi compromised with their aims. Initially Cavour was not in favor of unification, right? But eventually he compromised with that aim and started working in the direction of unification of Italy. He just wanted to extend boundaries of Piedmont Sardinia by acquiring Lombardy, Venetia from Austria. So that was the main aim of Cavour at that time. But he compromised with that and started acting in the direction of unification of Italy. And दूसरी तरफ compromise Garibaldi ने क्या किया? That he was a follower of Mazzini. He was a Republican, right? But unification जो है वो उसके लिए priority ज़्यादा थी, तो he supported monarchy. But when situation demanded, then he decided in the favor of unification. Who? Cavour. But then also he wanted to restrict himself till central Italy. तब भी central Italy तक restrict किया उसने, आगे नहीं गया, right? Central Italy के बाद southern side से Garibaldi लेकर आया. He didn't want to go in south due to increasing republican influence there, right? Because papal state के southern में नेपल्स और सिचली में रिपब्लिकन्स का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा, तो तभी गैरिबाल्डी जो है वो आसानी से इनको यूनाइट कर सका. But he finally went in the south when Garibaldi created such a situation. On the other hand, Garibaldi too compromised with his aim. He gave preference to unification and abandoned the aim of a republican form of government.
he accepted the leadership of monarch of Piedmont, Sardinia. So I hope this is pretty clear. I will share all of this PDFs with you ना, ठीक है. So you go through these statements, also you go through the books, right? Book reading करना बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग के लिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है. सो मेक श्योर कि आप एक बार बुक रीडिंग जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको प्रोवाइड करी है, ठीक है, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट. पीडीएफ जो उनके प्रोवाइड कर रहे हैं उनको जरूर पढ़ लिएगा. ज़्यादा नहीं तो चक्रवर्ती हो गया, रंजन चक्रवर्ती, उसको पढ़ लें और एनसीईआरटी पढ़ लें. और जो मैंने आपको तमिलनाडु बोर्ड का वॉल्यूम 2 जो बोला ना, वो भी पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है. वहाँ से स्टेटमेंट्स अच्छे मिल जाएंगे. कहानी तो यही सेम है, स्टेटमेंट्स अच्छे मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है. So that is all. That is about the unification of Italy. Unification of Italy was completed in 1870 with finally Rome जब join करता है, right? It starts with 1858 में लोम्बार्डी से कहानी शुरू होती है, लोम्बार्डी ऐड होता है, ठीक है. 1859 के बाद, या चलो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ. Yes. So सबसे पहले this was the kingdom Sardinia 58, right? Then this Lombardy, Parma, Modena and Tuscany were added. एक एक करके ये ऐड होंगे 1859 1860 में. 1861 में डिक्लेयर कर देगा अपने आप को किंग ऑफ इटली. कौन डिक्लेयर करेगा? विक्टर इमैनुअल सेकंड, राइट. क्यों? क्योंकि नीचे से यहां से कौन आएगा? गैरिबाल्डी, और ऊपर से विक्टर इमैनुअल आएगा, ठीक है. पेपल स्टेट्स को भी कंट्रोल कर लेगा और नीचे से गैरिबाल्डी सिचिलीज को जीतता हुआ आएगा. और 1861 में फाइनली विक्टर इमैनुअल सेकंड विल डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ इटली, राइट. फिर बच जाएंगे वेनेशिया और रोम. वेनेशिया ऐड होगा आफ्टर द बैटल ऑफ सेडोवा 1866, और रोम ऐड होगा आफ्टर द बैटल ऑफ सेडान 1870. और फिर फाइनली ये जो लास्ट पीस है, दिस विल बी एडेड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में. तब जाकर कंप्लीट हो जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली. लेकिन इतना ही नहीं है, इटली को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे. अब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इंपीरियलिस्टिक पावर बनने की कोशिश करेंगे इटली के रूलर्स, राइट. सो वो हम आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे. So that is all about unification of Italy. In the next session we shall discuss the unification of Germany, right. And किस तरह unification of Germany is rather easy. Unification of Italy जो है वो थोड़ा complicated है, क्योंकि यहाँ पर players बहुत सारे हैं. Unification of Germany बहुत आसान है, बहुत relatively easy रहा बिस्मार्क के लिए. यहाँ पर ओटो 1 बिस्मार्क आएंगे प्लेयर, इधर कावूर है, वहाँ पर ओटो 1 बिस्मार्क होगा. दोनों को कंपेयर भी करेंगे, दोनों की पर्सनैलिटीज को, ठीक है. सो दैट इज ऑल. यूनिफिकेशन ऑफ इटली एक बार आप अपनी तरफ से नजर मारना चाहें तो मार लीजिएगा, नहीं तो वेट कीजिएगा, मेरी क्लास आएगी, मैं जब पढ़ा दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद आप बुक रीडिंग करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट. क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा कुछ मैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली से रिलेटेड. मेक श्योर दैट यू ट्राई टू राइट आंसर्स टू दोस. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.